अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सुबह बखैर। ये बड़ी मुख्तलिफ सी सुबह शुरू हो गई हैं जिसमें पता नहीं लगता कि गर्मी है या सर्दी है। फील ऐसे होता है कि गर्मी आ गई है। रात को लिहाफ डालें तो गर्मी लगने लग जाती है, लिहाफ उतारें तो सर्दी लगने लग जाती है। किसी दानिश्वर ने कहा है कि आप एक टांग बाहर निकाल लें तो मसला हल हो जाएगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी और दोनों चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ऐसा ही मौसम है, लेकिन ये मौसम जो है ये हमें बहार की आमद की इतलाएं दे रहा है और बहार की आमद आमद है। बहार का मौसम ऐसा मौसम होता है कि मुर्दा कलियों में जान पड़ जाती है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाता है, फूल महकने लगते हैं, उग आते हैं, जो टहनियाँ मर चुकी होती हैं उनमें जान पड़ जाती है। तो अगर पौधों का मिजाज बदलता है तो इंसानों का मिजाज भी ज़रूर बदलता होगा। इंसानों का मिजाज जो है अगर बाहर से नहीं बदल सकता तो फिर शायद कोई भी चीज़ नहीं बदल सकती। तो इसका मतलब ये है कि बहार की आमद है, आप भी खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छा रखें, इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। हम आज बहार पर भी बात करेंगे, दीगर मौज़ूआत भी होंगे। आज हमारी एंकर पर्सन आसमा नौरीन अलादत की वजह से नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपका मेरे साथ 2 घंटे गुजरेंगे और साथ रहेगा। हम सारी बातों पर, सारे मौज़ूआत पर जो है इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। मैं आज अपने मेहमानों को भी इस शो में शामिल करूंगा और इस वक्त मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं शकील सुल्तान साहब। शकील सुल्तान साहब हमारे रिपोर्टर हैं, एजुकेशन रिपोर्टर हैं। उनसे भी जानेंगे कि एजुकेशन के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या हो रहा है। उसके साथ साथ जो है हमने ये देखा है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर में, सूबे भर में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी आगाज़ किया है। स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कहाँ कहाँ किस मरहले पर हैं और इसके नताइज क्या होंगे। ये जब मौसम खुलता है, बहार का मौसम आता है, तो कोशिश होती है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए। किसी ज़माने जब हमारे पास बड़े तालीमी इदारे बने, फिर हमने सारे तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स भी आबाद किए। फुटबॉल का ग्राउंड बनाया, हॉकी का ग्राउंड बनाया, हॉस्टल्स होते थे और उनके साथ साथ ये ग्राउंड्स होते थे। तो ना सिर्फ ये है कि दिन में ये सरगर्मियाँ स्पोर्ट्स की जारी रहती थी, बल्कि स्कूल के, कॉलेजेस के औकात के बाद भी यहाँ पर मैचेस होते थे और हम निसाबी सरगर्मियाँ होती थीं। किसी ज़माने इन हम निसाबी सरगर्मियों को हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते थे। फिर हमने ये सोचा और हमें ये एहसास हुआ कि ये गैर निसाबी नहीं है, ये बल्कि ये भी निसाब का हिस्सा है। तो हमने इन्हें हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा। हमने ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि ऐसी सरगर्मियों में जहाँ अदीब और शोरा शिरकत करते थे, तो ऐसी सरगर्मियाँ भी की। वहाँ पर हमने अपने तालिब इल्मों को इसमें इन्वॉल्व किया। तो फिर उसका मंजर ये हुआ कि इन्हीं तालिब इल्मों में से बहुत सारे नए अदीब और शोरा और मुहक्किक जो है वो सामने आने लगे। तो ये सारा एक सिलसिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले चंद सालों में ये सिलसिला टूट गया, इसमें रुकावट आ गई। रुकावट कैसे आई और उसके क्या असरात मुरतब हुए, वजूहात क्या थी, वो अपनी जगह पर। लेकिन अब दोबारा इसका इदराक हुआ है और कोशिश की जा रही है कि उन सारी सरगर्मियों को शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमारे शो में मौजूद हैं। ये बताएं कि ये जो पंजाब हुकूमत कर रही है स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ, ये किस सतह पर है? प्राइमरी सतह पर है या हायर एजुकेशन में भी हो रही है? कहाँ कहाँ ये सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं? सर, पहले तो जैसे आपने कहा कि पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, पहले होती थी ज़्यादा, लेकिन ये रवायत जो है वो दम तोड़ती जा रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इसकी जगह ले ली। नहीं, ये रिवायत इसलिए दम तोड़ती जा रही है कि हम मोबाइल पर एंगेज हो गए, गैजेट्स पे एंगेज हो गए, बिल्कुल। या कोई और वजह बनी है? सर, एक तो दो चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त समझता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बिजी हो गए, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, हमारा ज़्यादा टाइम हमारा भी। और उसके अलावा आपको पता है तालीमी इदारों में अब जो टीचिंग का जो मेथड है वो भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लग गया है। है कि हम जो स्क्रीन पर देख लिया, पढ़ लिया, वही काफ़ी है। तलबा दूर हुए हैं या टीचर या सिस्टम दूर हो गया है इन सरगर्मियों से? क्या सर, हुआ पूरा क्या? पूरा सिस्टम ही तब्दील हुआ है। सर, अच्छा। तुलबा तो वो करेंगे ना जो उन्हें टीचर्स, सिस्टम, हुकूमत और पेरेंट्स और इदारा जो है जो वो माहौल देगा, उन्हें फराहम किया जाएगा फ्राहम किया उसी में आगे जाएगा। तुलबा बढ़ेंगे। तो ठीक सर है, वो शाखें हैं, वो टहनियाँ हैं जिनको जिधर मोड़ दिया जाएगा वो लग जाएंगे। ठीक है। तो अब इनको शुरू से ही, चूंकि आप देखें ना, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लेवल पे भी अब टेक्नोलॉजी आ गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो वो चीज़ें उनको लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी दे दी तो हमने सब कुछ दे दिया।
ठीक है। हालांकि फिजिकल एक्टिविटीज की जो इंपॉर्टेंस है वो जितना मर्जी दौर जदीद हो जाए वो कहीं भी खत्म नहीं हो सकती। उसकी आपके हेल्थ को, आपकी ब्रेन को बड़ा मोटिवेट रखती हैं, और मोटिवेट फिर रखती है। आप जब फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो लामहला आपकी जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं, बेहतर हो आपका जाती जहन जो है अच्छे अंदाज से काम करना बिल्कुल। शुरू कर कल देता ही है। हम BZU के यूनिवर्सिटी ऑफ गिलानी लॉ कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला उनका कवर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें प्रिंसिपल ने बड़ी अच्छी बात की कि स्टूडेंट्स जो हैं जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो ताज़ा दम हो जाते हैं। आपको पता है हेक्टिक रूटीन होती है स्टूडेंट्स की, एग्जाम्स देना, उसके बाद सिलेबस कवर करना, फिर टारगेट्स होते हैं। इन सब चीज़ों से हटकर जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं, रिज्वाइंट होते हैं, वो उनकी एनर्जी जो है वो दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। तो एक इस हवाले से भी, और उस हवाले से जो भी आपने बात की कि कितने इकदाम किए जा रहे हैं। हाँ, किस किस सतह पर ये प्राइमरी सतह पर हो रहे हैं, हायर एजुकेशन की सतह पर हो रहे हैं, हायर सेकेंडरी की सतह पर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सर ये जो हायर एजुकेशन की सतह पर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन, स्कूल लेवल पर बात की जाए तो इसके इकदाम बहुत कम हैं। अच्छा, इसके हालांकि एकदम ये स्कूलों की सतह पर भी ज्यादा होने चाहिए। स्कूलों की सतह पर ज़्यादा होने चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स भी कम देखी जाती हैं और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत कम देखी जाती हैं। अच्छा। हमें हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है। कॉलेजेस दूसरे नंबर पे आते हैं, स्कूल तो कहीं कम ही नज़र आते हैं। हालांकि ये इसको उलट होना चाहिए। अगर उलट बच्चों के अंदर ये वो मुतहरिक होंगे, भागदौड़ उनके अंदर ज्यादा होगी, तो उन्हीं बच्चों ने, छोटे बच्चों ने कॉलेजेस में जाना है, हाँ उन्हीं ने यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो वो फिर सर जो वो है सारी एक चेन बन जाएगी। टीचर्स जो बच्चों पर सर ज़्यादा मेहनत होती है। बच्चों को फर्ज करें 100 बच्चों को ग्राउंड में लेके जाना, उनको मैनेज करना और उनसे स्पोर्ट्स करवाना, उनको स्पोर्ट्स के लिए रेडी करना और किसी भी मिसमैनेजमेंट से बचना, तो इदारे इस चीज़ से भी भागते हैं। अच्छा, और बच्चे जो हैं मुश्किल में पड़ते नहीं। मुश्किल में नहीं ये पड़ते। आप बताएं कि आप खुद भी किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा रहे हैं, खेलते रहे हैं? सर मैं स्कूल लाइफ में हम खेलते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी लाइफ में और कॉलेज लाइफ में हमें स्कूल लाइफ में आपने क्या खेला है? स्कूल लाइफ में क्रिकेट खेली है, उसके अच्छा। साथ वॉलीबॉल में, क्योंकि गांव से ताल्लुक है तो वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा खेली है। हमारे गांव में वॉलीबॉल बहुत खेली जाती है। बहुत। तो उसकी वजह क्या है? आपने कभी सोचा है कि वॉलीबॉल गांव में क्यों खेली जाती सर है? वॉलीबॉल में एक तो जोर लगता है, मतलब अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि वॉलीबॉल में सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है, बाकी और कुछ भी ना हो तो वॉलीबॉल हो चल जाती है। वो बाकी चीज़ों के लिए अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो विकेटें चाहिए, पैड चाहिए, हाँ बैट जी। चाहिए, बॉल चाहिए, खर्चा वर्चा ज़्यादा होता है। वॉलीबॉल में सब कुछ एक बॉल जो 100, 150, 200 में मिलती है, और उसके देहात में हमारे वो गेम्स खेले जाते हैं जिसमें खर्चा कम हो या इक्विपमेंट ज़्यादा दरकार ना हो, लेकिन वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है। बहुत ज़्यादा, और अभी भी बरकरार है ये। हाँ। इसके प्रॉपर सा टूर्नामेंट्स होते हैं, और उनके हर हर घर में कहीं ना कहीं वॉलीबॉल किसी ने रखी होती है देहात में। और शहर में ये मतलब ना होने के बराबर ये कहा जा सकता है। शहर में बहुत, हमारे यहाँ शहर में जो मदारिस हैं उनके तलबा हमें खेलते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। बाकी स्कूलों में जो है ना, बैडमिंटन है, क्रिकेट तो वो तो वैसे ही ऑलवेज फेवरेट है हर बंदे की। तो जिस तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ये भी सर सवाल है। आपने क्रिकेट खेली है? हाँ जी, मैंने क्रिकेट खेली। और आपने जिन स्कूलों में पढ़ा, आप कह रहे हैं मेरा ताल्लुक भी देहात से है, तो देहात में जो है बाकी तलबा का रुझान क्रिकेट की तरफ कब, आप जब बड़े हुए तो लोग इस तरफ इनका रुझान हो चुका था या आपके सामने ये रुझान हुआ है क्रिकेट की तरफ? अचानक बहुत बढ़ा ना क्रिकेट की तरफ सर मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, क्रिकेट का रुझान शुरू से ही ज़्यादा है। अच्छा। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं इसी का ज़्यादा शौक रखते हैं, दीवाने होते हैं इस खेल के। उसके बाद वॉलीबॉल आती है, और इसके अलावा ये दूसरे खेल होते थे जिसमें में हमने देखा कबड्डी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी। इसके उसमें भी खर्चा नहीं होता ना, हाँ, देहात में इसलिए खेली जाती है कि एक लाइन ही लगानी है, 2 टीमें बन जानी है, और गुल्ली डंडा है वो बड़ा ज़्यादा खेला जाता था। खर्चा नहीं होता, गुल्ली भी आपने खुद ही बना लेनी है, डंडा भी आपने खुद बना। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये क्रिकेट की तरफ लोगों का रुझान क्यों हुआ है और इतने दीवाने क्यों हो गए? वजह क्या बनी इसकी? सर ये एक तो ना इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो बैट्समैन होता है, वो छक्के लगाता है, वो एक बड़ी लोगों को शौक होता है। फिर दूसरा बॉलर आ जाता है, वो जैसे विकेटें लेता है। तीसरा फिर वो कैच, जो मैं समझता हूँ, फिर जो कैच पकड़ना है, फिर उसमें एक खुला ग्राउंड होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से सारे मुनज़्ज़म तरीके से खेल रहे होते हैं। तो एक खेल में काफ़ी पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, हर बंदे को अपनी एक चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो मेरे ख्याल में इसलिए भी लोगों को ना इसमें शायद एक एलिमेंट ये भी हुआ कि क्रिकेट की जो कवरेज थी ना टीवी पर, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई। ये भी, जितनी कवरेज क्रिकेट की अच्छी होती है, आप बॉल टू बॉल और एक एक एंगल जो है उसको देख रहे होते हैं, तो टीवी पर जो लोगों ने बैठकर एंजॉय किया क्रिकेट को,
वो फैसिनेशन बन गया और इस तरफ जो है वो रुझान ज्यादा आया। मैं ग्राउंड में बिल्कुल देख आप क्रिकेट ग्राउंड में देख रहे हो तो इतना मजा नहीं आएगा, नहीं, जबकि टीवी पर देखते हुए बड़ा टीवी पर मजा वो आता हर है। एंगल दिखा रहे होते हाँ, हैं। हम अभी बात करेंगे ये जो पहलू हैं स्पोर्ट्स सरगर्मियों की जो कॉलेजेस में हो रहे हैं, इसमें किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, हुकूमत क्या मदद कर रही है, हम अपने बच्चों को जो ग्राउंड से दूर हो गए उन्हें वापस ग्राउंड में किस तरह ला सकते हैं। आपके जेहन में भी कोई तजावीज़ होंगी, उनके बिल्कुल भी सर, पूछेंगे आपसे, और ज़ाहिर है लोगों के जेहन में भी तजावीज़ हैं। बिल्कुल सर, वालिदैन भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी न किसी तरह खींच खांच के ग्राउंड में लेके जाएं ग्राउंड में ताकि लेके वो आए। सरगर्मियाँ हमारी शुरू हों। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है कि हम मौसम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, सर, अभी मैंने आपसे बात की कि मौसम जो है बदल रहा है और बाहर का मौसम आने वाला है, गर्मी आ रही है, हल्की हल्की गर्मी है, कहीं कहीं सर्दी महसूस होती है, लेकिन असल सूरत हाल है क्या मौसम की? ये सूरत हाल, टेम्परेचर कितना है, हवा कैसी चल रही है, दर्जा हरारत क्या रहेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि और मौसम की सूरत हाल क्या है। हसन मलिक, बताइएगा कि इस वक्त मुल्तान का और गिरदोनवा का मौसम कैसा है? जी आसमां शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज अलल सुबह से ही मुल्तान में ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है। हल्की धूप और हल्की बादलों की ओट में सूरज छुपने की वजह से आंख मचोली जा रही है, जिसकी वजह से मुल्तान का मौसम कदरे खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों से काफी ज्यादा आलूदा दिखाई दे रहा है। आज भी मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 पॉइंट्स पर होने की वजह से कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। आज अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो आज मुल्तान पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने शहर ओलिया के बासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। गुज़िश्ता कई दिनों से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही थी कि 28 फरवरी और 1 मार्च को गरज चमक के साथ मुल्तान में बारिश का इम्कान है। तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज रात में काफी ज्यादा गरज चमक के साथ मुल्तान में बारिश का इम्कान मौजूद है और कल भी इसी तरह से काफी ज्यादा गरज चमक के साथ मुल्तान में बारिश बरसने का इम्कान है, जिसकी वजह से मौसम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और मुल्तान का दर्जे हरारत में कदरे कमी देखी जाएगी। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात की जाए तो आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज भी पूरा दिन मुल्तान हल्के बादलों की लपेट में रहेगा, जिसकी वजह से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार होगा। हवा भी इसी रफ्तार से चलती रहेगी और बारिश की जहां तक बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक। हसन मलिक ने हमें जो बताया है उसमें दो चीज़ें, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आज मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर मौजूद है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। इस आलूदगी को आप खुद बचा सकते हैं। ये आलूदगी कहीं और से नहीं आई, हमारी अपनी फैलाई हुई है। इसको कैसे रोकना है उसके नुस्खे भी आपके पास मौजूद हैं। हम इसको बचाएंगे तो अपनी सेहत को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। और अच्छी खबर ये सुनाई है कि आज मुल्तान में बारिश का इम्कान है। ये बारिश जो है वो एक मौजे वाला काम होता है कि आसमान से पानी बरस रहा होता है, और जब ये आसमान से पानी बरसता है तो ये फ़ज़ाई आलूदगी भी आज खुद ख़त्म हो जाती है। मौसम, माहौल सब कुछ साफ़ हो जाता है, दरख्त धुल जाते हैं, इमारतें धुल जाती हैं। ये सारा वो काम है जो इंसान के बस में नहीं है। हम अगर चाहें भी सही, शहर को धोना चाहें, शहर की इमारतों को धोना चाहें, शहर के दरख्तों को धोना चाहें तो नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि बारिश होती है तो ये सब कुछ धुल के शफाफ हो जाता है, फ़ज़ा बड़ी अच्छी हो जाती है, आसमान नीला हो जाता है, सब कुछ नज़र आने लग जाता है, साफ़ शफाफ, आपकी सेहत पर भी अच्छे असरात मरतब होते हैं। तो ये बारिश वाली खबर जो है बहुत अच्छी है। अल्लाह करे अच्छी बारिश हो, क्योंकि बारिश जो है उसकी बड़ी शिद्दत से तवक्को और इंतज़ार हो रहा है। शहरियों को, अवाम को बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है। काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई, तो बारिश से
तवक्को है कि मौसम फिर खुशगवार हो जाएगा। फरवरी का महीना तो वैसे भी हम सर्दी के महीनों में शुमार करते थे। ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है कि आज हमें हसन मलिक बता रहे हैं कि दर्जा मुल्तान का 28 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। तो 28 डिग्री जो है वो बड़ा टेम्परेचर है, सर्दी का टेम्परेचर नहीं है। तो इसलिए तवक्को है कि इस बारिश के बाद जो है निस्बतन मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों शकील, आप कैसा फील कर रहे हैं? बारिश की खबर से आपको महसूस कैसा हुआ? आज सुबह ही हमने जब 9 बजे की खबरें सुनी हाँ हाँ, कि बारिश मुतवक्के है, हाँ। और जिस तरह पहले भी कल भी अच्छी हुकूमत ने फीलिंग महसूस हुई बिल्कुल गर्मियों की पहली बारिश है और इंतज़ार भी है हाँ। कि बारिश के बाद का मौसम देखने का, उसे एंजॉय करने का, जिस तरह सर्दियों की बारिश पहली को खुद बारिश। देखने का भी अपना मजा है। बिल्कुल सर। आप नहाए हैं कभी बारिश में? बस बचपन में नहाते थे मैट्रिक तक, उसके बाद ये उस पर पाबंदी तो कोई नहीं है। पाबंदी के अलावा भी मतलब एक सर्दी वाला फैक्टर आ जाता है, बीमार होने वाला फैक्टर आ जाता है, तो फिर इसलिए बचपन में तो ज्यादा फैक्टर होता है, लेकिन बचपन में बंदा परवाह नहीं बचपन में ये करता। चीजें हम सोच नहीं रहे होते, बचपन में हम सिर्फ अपना लुत्फ देख रहे होते हैं, जो असल में एंजॉय करना होता है। जैसे ही आप बचपन से बाहर निकलते हैं ना, आप चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। अच्छा, फिर मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो इर्द गिर्द के लोग उसको देख के कैसा महसूस ये भी एक करेंगे, बड़ा वो क्या मायने रखता कहेंगे। है। देखें, आप किसी बड़े तालिब इल्म से अगर आप उसे कहें कि कोई लतीफ़ा सुना दो, तो वो आपको लतीफ़ा नहीं सुनाएगा। बिल्कुल उसको आता भी होगा, वो नहीं सुनाएगा। नहीं सुनाएगा। अच्छा, आप उसे कहें कोई शेर सुना दो, तो उसको आता भी होगा, वो नहीं सुनाएगा। जबकि आप छोटे बच्चे को कहें तो वो उसको चाहे उल्टा सीधा भी आता होगा, फौरी सुना देगा। वो काफी सारे शेर भी सुना देगा, बिल्कुल। आपको कुछ ना कुछ पोएम भी सुना देगा। इसलिए कि वो इस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि मैं जो कुछ कहूँगा वो गलत होगा या ठीक होगा। जब जैसे ही आप बड़े होते तो आपको ये खौफ तारी हो जाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके बारे में लोगों की राय क्या होगी। तो ये बारिश में नहाने का पहलू भी यही है। हाँ, कि आप ये सोचते हैं कि ये मैं अगर बारिश में नहा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे कि देखें ये इतना बड़ा बच्चा है और ये खड़ा हो के बारिश में नहा रहा है। बारिश में नहाना भी एक बचकाना होता है ना, ऐसे बारिश को एंजॉय करना और भीग जाना, कपड़े हालांकि गीले हो इसकी जाना। कोई उम्र नहीं है। हाँ। और अगर आप इस उम्र में नहाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा बारिश में। ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शावरिंग है, उसको आप एंजॉय करें। अच्छा, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ कि हमारी जो स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ हैं वो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में काफ़ी सारी भरपूर अंदाज से हो रही हैं। तो ये कब तक जारी रहेंगी? कितने अरसे का ये प्रोग्राम है? ये सरकारी लेवल पे जो कॉलेजेस में शुरू की गई थी वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा। वो 2 से 3 दिन रही हैं। ठीक है। वो उसमें ऑडियंस ज़्यादा नहीं थी। उसमें ये था कि मुख्तलिफ शहरों से टीम्स आई हुई थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट कॉलेजेस की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने कई पुराने रिवायती खेलों को उजागर किया, जिसमें मेरे लिए भी कई नई चीज़ें थीं, जिसमें एक वो कि गोला पकड़कर उसे यहाँ पे रख के दूर फेंकना, जॉवलिन थ्रो उसको कहते हैं। और वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हमारे यहाँ जो है वो उसका भी खर्चा कम होता है, वही गोले का खर्चा एक गोला ही होता है, रखा जाता है बस, वो फेंकना। और वो भी एक सर बहुत जोर वाला काम है, ठीक है, यहाँ से बड़ा भारी होता है और यहाँ रख के उसे फेंकना होता है कि कितना दूर कौन फेंकता है। अच्छा, एक ये हमारे साथ एक कॉलर हैं अली रहीम यार खान से, उनसे पूछते हैं कि जी वो क्या कहते हैं। जी अली, आप क्या कहते हैं स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि आजकल जिस तरह से स्पोर्ट गाला से रिलेटेड गपशप हो रही है, तो सर आजकल जो स्पोर्ट गाला का सिलसिला कार है वो कुछ ये चल रहा है कि गाड़ियों पर बच्चे एंट्रीज करते हैं और वो अब वो स्पोर्ट गाला का चार्म खत्म होता जा रहा है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होता था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अक्सरियत जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ गाड़ियों पर उनके बच्चे एंट्रीज करते हैं और वो स्पोर्ट्स का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो इस पर रिपोर्टर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, अभी रिपोर्टर से पूछते हैं। फिर ये अच्छी बात उन्होंने की है अच्छा कि पहले तो लोग खुद इन्वॉल्व होते, ग्राउंड्स में उनकी एक्टिविटीज होती थी। अब वो गाड़ियों वाली इन्वॉल्वमेंट हो गई है और गाड़ियों पर लोग जो है आते हैं और वो स्पोर्ट्स भी जो गाड़ियों से रिलेटेड है उसमें इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि अब वो स्पोर्ट्स गाला में ना एक शोशा आ गई है। अब जो अमली सरगर्मी है वो कम हो गई हैं। अब अगर ये सर ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटी लेवल में स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम होती है अपने ड्रेसेस पहनने में, गाड़ियां लाने में और अपनी मर्जी की तमाम तरह एक्टिविटीज़ करने में। यूनिवर्सिटी के किसी भी स्पोर्ट्स गाला में आप एंटर हों तो वहाँ पे एक तरफ खेल हो रहा होगा, उसमें वो चंद खिलाड़ी खड़े होंगे, उसको देखने वाले भी बहुत कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ स्टूडेंट्स म्यूजिक एंजॉय कर रहे होंगे, स्टॉल्स लगे होंगे और उसके अलावा वो अपना गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं, उस चीज को स्पोर्ट्स गाला बना दिया गया कि स्टूडेंट्स का एंजॉय है। लेकिन उसमें जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी है वैसे वो भी जब कम हो गई बहुत सारी गाड़ियों की इन्वायरमेंट हो जाती है तो फिर लोगों की जो तवज्जो है वो गाड़ियों की तरफ खेल चली से जाती हटके वो दूसरी तरफ चली जाती अच्छा, है। फिर जो गाड़ियां ला रहे होते हैं वो भी
शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये गाड़ियां हैं और उनको सजावट, वो जो रूह है स्पोर्ट्स गाला है। वो खत्म हो जाती और है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर इसमें इदारों का भी कसूर वो ये है कि वो स्पोर्ट्स गाला तो रख देते हैं, उसको डिजाइन कर देते हैं, यही चीजें होंगी, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार नहीं किया जाता कि ये खेले हैं, इसमें ये मतलब फरोग के लिए काम नहीं किया जाता। अभी कुछ अर्से कबल महकमा तालीम जनूबी पंजाब ने यहाँ पर ओलंपिक्स, आपको याद होगा, थोड़ा अर्सा पहले करवाया। बिल्कुल। तो पूरी जनूबी पंजाब की जो टीमें हैं वो आके यहाँ रहीं 3 दिन और यहाँ मुकाबले हुए और बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। और उस मुकाबलों में जो है जो टीमें जीती उनको इनामात भी दिए गए। उसको आपने कवर भी किया होगा, कैसा देखा आपने? सर वो अच्छा था, प्लान था, उसमें वाकई स्पोर्ट्स की रूह थी। उसको वो इसलिए थी क्योंकि वो जितनी भी टीमें शिरकत कर रही थी उनको पहले से तैयार किया गया था खेलों के लिए, वो सही तरीके के खिलाड़ी थे। लेकिन अब जो तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स गालाज हो रहे हैं इन दिनों, जो सालाना होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स नजर नहीं आते। उनमें और इनमें बड़ा फर्क है। फर्क की वजह सिर्फ ये है कि वो प्रॉपर टीम्स को वो खिलाड़ी शामिल किए जाते थे, तैयार किया जाता था, उसमें खेल ही होता था, खेलना है, मुकाबला होना है और मुकाबले की बुनियाद पर जीत हार होनी है। लेकिन इन स्पोर्ट्स गाला में जीत हार तो सर कहीं बहुत पीछे रह गई है। एक जो शो का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आ गया है। स्टूडेंट्स आते हैं, अपना कल्चरल शो भी होते हैं, उसके साथ अपनी गाड़ियाँ दिखाना, ड्रेसेस करके आना। हाँ, स्टॉल्स अच्छी बात है, स्टॉल्स स्टूडेंट्स लगाते हैं। अब कल स्पोर्ट्स गाला था, उसमें गर्ल्स ने स्टॉल्स लगाए हुए थे। उसकी अच्छी बात ये थी कि वो सब चीज़ें उन्होंने खुद पकाई थी लड़कियों ने, और खुद ही उन्होंने बनाकर स्टॉल्स पे सजाई, उनको सेल किया। ये एक अच्छी एक्टिविटी थी। लेकिन इसमें जब सेल का पहलू आ जाता है तो फिर जो इदारे ये सारा कुछ करवा रहे होते हैं वो उसमें भी मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। ये एक नेगेटिव, असल में हम हर चीज़ में मुनाफा ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे काम जो है वो मुनाफे के लिए नहीं होते, वो आप अपने बच्चों को उनकी सरगर्मियों में इजाफे के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए करते हैं। आपसे इस हवाले से हम तजावीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जहन में भी कुछ होगा कि हम स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक वक्फा ले लें। नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, रोहिया 10 में फिर से खुशामदीद। वक्फे में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान खान साहब ने। आप साइबर क्राइम के हवाले से एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कि साइबर क्राइम के हवाले से वो कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया अरसलान खान साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। ये साइबर क्राइम जो है क्या, मतलब इसमें इसका ऑर्बिट क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो क्राइम में शुमार होती हैं? Sir, basically any guilty act with a guilty mind is crime. अब अगर वही guilty act with guilty mind, with the support of information system, technology और with the use of internet अगर किया जाता है, कमिट किया जाता है, ठीक है, तो वो साइबर क्राइम की डोमेन में आता है। ठीक है, मतलब आप इंटरनेट पर डाटा के जरिए, वाईफाई के जरिए, किसी भी सोर्स से सोशल मीडिया एप्स को यूज करते यूज हुए, कर रहे हैं, गैजेट्स को यूज करते हुए, ऐसे तमाम सोशल मीडिया मतलब गैजेट्स जो हैं, जो मतलब लाइक सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट अगर आप उससे कमिट कर रहे हैं तो वो साइबर क्राइम। अच्छा, ये हम क्योंकि एक सैलाब आया गैजेट्स का भी और इंटरनेट पर जो है ये ऐप्स का भी, और उसमें कोई तखसीस नहीं रही कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, कानून को जानते हैं नहीं जानते, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और अंधाधुंध हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं या कानूनी काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अगर मुझे एक्सेस दे दी है इंटरनेट प्रोवाइडर ने कि जी आप ये काम कर सकते हैं, तो मैं करता जाऊंगा। मुझे कौन बताएगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये इलीगल है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लीगैलिटी इलीगैलिटी बिल्कुल, फॉर एवरी यूज देयर आर यूजेस एंड अब्यूजेस। हर चीज की टेक्नोलॉजी के जहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, वहाँ बुराई भी है। ठीक है, मतलब जब हम इंटरमीडिएट में थे, हमने यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सेल फोन कभी पढ़ते थे, ठीक है, तो इसी तरह यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। फाइन, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ी है उस स्पीड से एजुकेशन नहीं बढ़ी, उस स्पीड से उस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं चाहिए। तो ये था ना कि वो जो एप्स प्रोवाइडर है वो ये भी बताता कि आपका ये ऑर्बिट है, आप इस एप्स को यूज कर रहे हैं, इन ऐप को यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये कुछ करना है। बेसिकली मैं ये समझता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज यूजिंग। आप उसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं,
आप उसको नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर, आपके जो सर्कल है, आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपकी ग्रूमिंग है, ये तमाम चीजें जो हैं वो मतलब वो कोलैबोरेट करती हैं इसमें। अभी हमने देखा कि साइबर क्राइम की नो डाउट इट वाज, आपने लफ्ज यूज किया कि सैलाब की तरह रैपिड ग्रोथ हुई, ठीक है। जब कोविड के डेज में हमने देखा कि जब बच्चे बच्चियां ओल्ड एज जितने, अच्छा साइबर क्राइम का शिकार इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनी मैच्योर पर्सन, इट कैन बी अ माइनर एज वेल, करने वाला भी हो सकता है और जो विक्टिम है वो भी, दोनों। हाँ। इसको जो जो जब कोविड के डेज में जब देखा गया, यूज ऑफ सेल फोन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया, हर बंदे के, हर बच्चे के मोबाइल में 4 से 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहा है, वो फेसबुक भी यूज कर रहा है, वो इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा है, वो टिकटॉक भी यूज कर रहा है, वो ट्विटर भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो 4-5 सेवरल सोशल मीडिया अकाउंट, ये तो बड़ी कॉमन हो गई ना, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्स हैं। अब ये तो वो है जो मैंडेटरी है, हर आज मैं समझता हूं कि हर बंदे के पास मैंडेटरी है। तो उस तरह क्रिमिनल्स ने, अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि हम क्राइम भी करें और पकड़े भी ना जाएं, ठीक है। दे वांट सेफ एग्जिट, कि हम किसी भी तरीके से, अब क्राइम अगेन किसी को रॉन्गफुल लॉस देना या किसी से रॉन्गफुल गेन लेना जो वो डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। क्रिमिनल्स क्या चाहते हैं, क्या चाहते थे या चाहते हैं टिल नाउ, कि हम पकड़े ना जाएं, ठीक हो गया। ये उनके लिए सबसे सेफेस्ट एग्जिट था कि इसमें एक दूर दराज मुल्क में बैठा क्रिमिनल रॉन्ग डूअर किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, किसी को भी मतलब टारगेट कर सकता है और उसके पकड़े जाने के जो इम्कानात थे वो बहुत कम हो गए। अच्छा, इसमें ये जरा जरूर बताइएगा कि इन साइबर क्राइम्स में ज्यादा बड़े क्राइम्स और इजी क्राइम क्या हैं जिनका लोग शिकार हो रहे हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो सबसे पहले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब, और मैं समझता हूं कि रोही टीवी सदका जारिया कर रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू जो अवेयरनेस आप दे रहे हैं आवाम को, मैं आपको बरमला इस मतलब लाइव शो में बता रहा हूं कि देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी विक्टिम्स जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मुझे बताया कि आपके इस प्रोग्राम के जरिए हमें अवेयरनेस मिली और आज हम इस काबिल हुए कि हमने मैटर को रिपोर्ट किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है इसमें हैरेसमेंट की, ठीक है, ठीक है। हैरेसमेंट में फीमेल जो बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग है वो इसका शिकार ज्यादा हो, ठीक है। उनकी जो रेशो है वो, बट इट नेवर मीन्स कि इसका शिकार बच्चे नहीं है, मेल नहीं है, इसका शिकार एक बिजनेसमैन भी है, इसका शिकार एक ओल्ड एज पर्सन भी है, इसका शिकार एक पॉलिटिशियन भी है, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें हैरेसमेंट में क्या है, किसी भी फर्द वाहिद का कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा, काबिल एतराज तस्वीर, वीडियो, चाहे वो उसकी असल है या फेक, चाहे वो उसकी सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है, चाहे वो उसने मोहब्बत के झांसे में आके दी है, ठीक है, चाहे आपके साथ उसके कोई हैप्पी मोमेंट्स थे, चाहे वो आपने डिसीटफुली बनाई है, किसी भी तरीके से किसी रॉन्ग डूअर के पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आ गया है, उसने उस विक्टिम के खिलाफ एक हेटेड क्रिएट करने के लिए, उसको थ्रेट करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उससे एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसा भत्ता वसूल करने के लिए, या सेक्सटॉर्शन मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको मिलने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मतलब कोई इलीगल काम के लिए, मतलब सेक्सुअल उसका हैरेसमेंट के लिए, तो वो तमाम काम जो हैं वो डोमेन में आते हैं हैरेसमेंट विंग की, और सबसे ज्यादा यही हो रही है जी, ये बिल्कुल हो रही है, ठीक है। इसमें जो कानून नाफजुल अमल है वो 21P का है, 21P का है ऑफेंस अगेंस्ट। अच्छा, कानून पे बात हम करते हैं, इस डिटेल से पूछेंगे आपसे ना कि क्या जो मतलूबा वसाइल हैं इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए, कम्बैट करने के लिए वो भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है जाहिर है एक तरफ अगर क्रिमिनल ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून को भी तो अपना रास्ता अख्तियार करना है, तो क्या वहां भी इस अंदाज से काम हो रहा है इनको रोकने के लिए? इसमें जो गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट को देखें,
स्टेट तो चाहती है किसी तरीके से क्राइम्स कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना, और हमारा मुल्क जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री से निकल के ये स्टेट की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये देखना कि वो कितना चाहती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर मुनसर है ना जी। यहाँ बहुत सारे कवानीन हैं जो स्टेट ने इस ख्वाहिश से बनाए कि भी इन पर अमल दरामद हो और माशरा अच्छे अंदाज से आगे बढ़े, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। तो इसमें भी यही पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आपने कानून साजी तो कर दी, लेकिन कानून पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है, लोगों की एक्सेस उस कानून तक किस हद तक है, लोगों की कंप्लेंट लॉजिंग है वो किस हद तक उनको एक्सेस है, ये सारा पहलू भी जो है बड़ा अहम है। देखिए मैं इसका थोड़ा सा जब 2016 से पहले जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा तो स्टेट अवेयर थी इस हवाले से, उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन कर दी दैट अमाउंट्स टू पीका 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसकी उन्होंने ड्यू टू टेक्निकलिटी, सिवेरिटी, हीनियसनेस ऑफ द क्राइम, जो इसमें मतलब टेक्निकल टूल्स इसमें अप्लाई होने थे, उन्होंने इसकी विंग अलग कर दी, FIA साइबर क्राइम विंग। इसका जो मुल्तान में ऑफिस बनाया उन्होंने वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में बनाया, पूरा एक विंग अलग बना, ठीक है। उनको जो है उन्होंने लेटेस्ट जो थी वो मतलब एक्सेसेस दी गई, उनको इक्विपमेंट्स दिए गए, उनको वो गाड़ियां प्रोवाइड की गई। नो डाउट वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। मैं तो समझता हूं कि उन अफसरान की हिम्मत है क्योंकि प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। ये मैं अगर आपके पास डाटा हो तो ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि प्रेशर ऑफ वर्क कितना है, लेकिन मैं जरा शकील सुल्तान को भी शामिल कर लूँ। हमारे रिपोर्टर हैं, गहरी नजर रखते हैं तालीम के हवाले से, लेकिन आपने कभी ये जायजा लिया कि ये जो साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो लाइलमी की वजह से फंस जाते हैं या वो खुद भी ट्रैप होने के लिए तैयार होते हैं? क्या सूरत हाल आपको नजर क्या आ रही है? सर अगर तालीमी इदारों में देखें ना, तालीमी इदारों में ये रुझान है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल और कॉलेज लेवल पे कम है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनका मैं जिक्र तो सामने नहीं कर सकता, लेकिन वो मैंने देखा एज अ रिपोर्टर, लोग हमसे बात करते हैं। स्कूल लेवल पे भी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो अब इस चीज़ में इन्वॉल्व होने लग गए हैं, जिसमें वो पिक्चर्स, वीडियोस बन जाती हैं स्कूल फंक्शंस पे, उन चीज़ों का जिस तरह सर बात कर रहे थे कि कोई भी जो वो चीज़ जो जुर्म में आ जाती है, उस तरह की चीज़ें शामिल हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ये ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है स्टूडेंट्स में। अब इसके हवाले से स्टूडेंट्स शिकार क्यों हो रहे हैं, उसकी एक पहली वजह मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह एक चीज़ को ले लें कि ट्रैफिक वाले हैं ना, ट्रैफिक वाले अक्सर तालीमी इदारों में जाकर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहे होते हैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। इसी तरह देखें, ये तो अवेयरनेस का मामला हो गया ना। एक पहलू ये भी है कि मैं ये जानता हूं कि ये आग है, इसमें मैं हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं हाथ डाल के देख रहा हूँ कि चलें देखें तो सही ना क्या होता है। तो एक तरफ ये भी पहलू है कि हम अमूमी तौर पर ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये जानते हुए कि भी आप फंस सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, वो फिर भी अटेम्प्ट करते हैं। ऐसी सूरत हाल में खुद जाते हैं, कहीं वो खुद विक्टिम बन जाते हैं, कहीं वो खुद हरासमेंट का सबब बन रहे होते हैं। ऐसा भी तालीमी इदारों में खासतौर पे ऐसा हम देख रहे हैं। तालीमी इदारों में सर ऐसा है, स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह कहा जाता है कि नादानी की उम्र होती है, हर इंसान कोई ना कोई गलती करके ही सीखता है कि मैंने वो करना है या नहीं करना। हालांकि जिस तरह आप कह रहे हैं, पता भी होता है कि हम फंसेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कर गुजरते हैं। तो कर गुजरने के बाद ही समझ आती है कि ये नहीं करना था। तो इस हवाले से ये जो आपने बात की कि क्या वो खुद ट्रैप हो रहे होते हैं या कोई उन्हें कर रहा होता है, तो सर आजकल सोशल मीडिया जो है इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आपके दिलचस्पी का मौजू है, अहम मौजू है, आपके लिए जानना भी जरूरी है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, खासतौर पर आप गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम रोज़ 10 में डिस्कस कर रहे हैं कि साइबर क्राइम क्या है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कानून हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बड़ा दिलचस्प मौजू है, आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। आप हमारे साथ इस गुफ्तगू सुन सकते हैं, अपना सवाल भी उठा सकते हैं। अरसलान खान साहब, आपने ये बताया कि ये साइबर क्राइम की क्या क्या अक़साम हैं और क्या क्या इसमें जो है एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए। एक अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे साइट्स ऐसी हैं जिन पर पाबंदी है पाकिस्तान में कि आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा चोर रस्ते अख्तियार कर लिए जाते हैं। अभी भी VPN के ज़रिए हम कहीं ना कहीं उन साइट्स एक्सेस कर लेते हैं।
तो ये किस हद तक अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से यूज़ कर रहे हैं उसके नफ़े नुकसान को जानते हुए, तो ये किस हद तक इलीगैलिटी में आता है, क्राइम है या नहीं है? देखिए, अगर तो अब इसकी दो चीज़ें, अगर तो आप अपने लिए कोई भी इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल, लाइक पोर्नोग्राफिक में अगर कोई पोर्न वीडियोस वगैरह हैं, काबिल एतराज़ मवाद हो सकता है, ठीक है, वो जो एक्सेसेस अवेलेबल हैं जो वीपीएन के थ्रू, वो अगर आप खुद देख रहे हैं तो ओके। अगर आपने वो किसी को सेंड कर दिया, खासकर किसी फीमेल को, अच्छा, किसी को इंड्यूस करने के लिए फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद यू, ठीक है ना, तो दैट्स ब्लैकमेलिंग। No, I'm not using the word blackmailing. Like you are having some sort of a porn clip, ठीक है, and you are sending it to a female to induce her, राइट, ठीक है, तो ये एक cognizable, not bailable and heinous offense है। अगर वो बच्ची रेसिपिएंट है, उसने रिसीव कर लिया है किसी मेल की तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो उसका नहीं है, ठीक है, भेजने वाला कोई मेल है, ठीक है, वो उसको इंड्यूस कर रहा है फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिम, ठीक है, वो अगर उस मैटर को रिपोर्ट कर देगी तो आपको सजा भुगतनी है, कॉग्निजेबल, ठीक है, नॉट बेलेबल ठीक है, एंड हीनियस ऑफेंस, ठीक है, ना काबिल जमानत होगा, ना काबिल, नॉट बेलेबल, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा, और इसकी सजा क्या हो सकती है? इसकी सजा 5 साल, 7 साल और 10 साल तक हो सकती है, और 50 लाख तक जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि एफआईए के ऊपर बड़ा दबाव है, साइबर क्राइम पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, ये रेशियो क्या है अगर आपने अंदाजा लगाया हो? वाकई इतना दबाव है कि हम? जी बिल्कुल। अच्छा। देखिए, इसमें जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम कैन बी एनीवन, विक्टिम कैन बी यू, विक्टिम कैन बी मी। अच्छा, मेरा ये सवाल करने का मतलब ये था, मकसद ये था कि क्या वाकई ही लोग जो है खुद को ये इजी लिबर्टी फील कर रहे हैं, एक्सेस उनको इजी एक्सेस है कि भाई वो कानून तक पहुंच सकें और कानून का रास्ता? रॉन्ग डूअर जी, अच्छा ओके फाइन, रॉन्ग डूअर्स जो हैं वो बहुत करेंग है, ठीक है, ठीक है, वो टारगेट आम आवाम को बहुत ज्यादा करें, सादा लू, मतलब जिनके पास देखें 30-40 ईयर्स एज का पर्सन है या 50-60 ईयर्स एज का पर्सन है, ठीक है, और मोबाइल फोन ले लिया हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो इजी टारगेट है, बच्चा है वो इजी टारगेट है, पढ़ी लिखी अवाम जो कोई अवेयरनेस सेशन आपकी तरह जो मतलब लाइक जैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो तो अवेयर हो जाते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते या कुछ भी लाइक दिस, लेकिन आम बंदा जो है वो उसमें लुट जाता है। जब ये मैटर रिपोर्ट होते हैं एफआईए साइबर क्राइम विंग को, आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, बल्कि आपके प्रोग्राम मैंने बताया आप सदका जारिया करें, ये जो एफआईए साइबर क्राइम विंग मुल्तान की टीम है, मैं तो इनको सल्यूट पेश करूंगा। यहाँ के पायनियर मेंबर हसन जलील मलिक साहब थे, अब शोएब हारून साहब, मोहम्मद ज़ीशान हबीब साहब, अदनान खान साहब, ये सारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनके लिए इनकी तरफ से इनको डीजीएफआईए की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, इन्होंने आगे ये इंप्लीमेंटेशन दी कि जहां किसी बच्ची का ऑब्जेक्शनेबल डाटा हो, जहां रॉन्ग डूअर ब्लैकमेल कर रहा हो, सेक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन पे मजबूर कर रहा हो, सारे काम छोड़ दें, ठीक है, रेड कंडक्ट करें, जहां पे इस तरह का वो हो कि अगर वो रॉन्ग डूअर गिरफ्तार ना हुआ तो वो ऑब्जेक्शनेबल डाटा वायरल हो जाएगा, उसकी मतलब पूरे इलाके में सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया जाएगा, ब्लैकमेल कर रहा है ना बंदा, तो सारे काम पेंडिंग करें, पहले जाएं उस रॉन्ग डूअर को पकड़ें, उसके घर से, उसके मोबाइल फोन से, उसके बैकअप से तमाम ऑब्जेक्शनेबल डाटा रिकवर करें और उसको फिर ऑनरेबल कोर्ट्स के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसमें जो आजकल हैरेसमेंट के साथ साथ जो ज्यादा टारगेट कर रहे हैं रॉन्ग डूअर, वो फाइनेंशियल उसकी विंग को कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल विंग से मुराद फाइनेंशियल कैडर के जो क्राइम्स हैं। अब वो कैसे, आपको फोन आ जाएगा कि जनाब आपका बेटा पकड़ा गया, आप 100 पैसे भेज दें, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूं, पीछे सायरन बज रहे हैं और लाइक इस तरह का, आप जैस कैश भेज दें, आप इतने पैसे यहां भेज दें, आपका बच्चा छोड़ देंगे। एहसान साहब यहीं रुके, अगर ऐसा कोई फोन आता है जी, तो बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ साइबर क्राइम, मैं अगर उसका विक्टिम हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने फोन सुना, पहली तो बात यह है कि आपको ऐसी किसी रॉन्ग कॉल पे बिलीव ही नहीं करना चाहिए, नंबर 1 थिंग, ठीक है। एंड इफ यू थिंक योरसेल्फ टू बी अ पैट्रियट, आप ऑनलाइन एफआईए साइबर क्राइम उस पे सेल पे कंप्लेंट कर दें, वो नंबर आप दादा इज द नंबर जिसने मुझे कॉल की है, ठीक है, और ये मुझे ये किया, ठीक है, नंबर 1 थिंग। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फेक नंबर्स, फेक सिम्स, ठीक है ना,
फेक ये थंब इंप्रेशन बन रहे हैं। इस मुल्क में कंप्लेनेंट बनना भी बड़ा मुश्किल काम है ना जी। अगर आप कह रहे हैं कि जी आप पैट्रियट हैं, आप चलें हिम्मत करें, आप कंप्लेनेंट बन जाते हैं, तो आपने सिर्फ एक फोन कॉल अटेंड की और फिर आप खुद ही कटहरे में खड़े हों तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, अगर तो आपकी इन पर्सन जो है डैमेज हुई है, ठीक है ना, और आप देखें उसमें आपको कोई नुकसान हुआ है और आप उसको अजाला चाहते हैं, आप उस रॉन्ग डूअर को सजा करवाना चाहते हैं या अपनी रिकवरी करवाना चाहते हैं, देखिए फिर तो हमें प्रोसीजर को फॉलो भी करना पड़ेगा। हमें जो मुल्क की कानून है, और तो FIA ने भी तो उसी कानून के मुताबिक काम करना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें जो रॉन्ग डूअर है, जो किसी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा है, वो फेक इंपर्सनेशन करता है, वो फेक व्हाट्सएप बनाता है, ठीक है, वो इंटरनेट जनरेटेड व्हाट्सएप बना लेता है। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है, लाइक बीइंग एक्सपर्ट साइबर लॉस, कि आपने ये ऑब्जेक्शनेबल डाटा किसको भेजा था, अब उसको पता ही नहीं है। हमें कोई फेसबुक आईडी बनती है, दादा इज द पर्सन, उस पर्सन की उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है, उसकी सुपर इम्पोज पिक्चर्स वीडियोस लगा रहे हैं। अब हम या इदारा कहीं ना कहीं मोहताज है फेसबुक अथॉरिटीज का कि वो उस आईडी का डाटा भेज दें, प्रोवाइड करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी है कि अमूमन हमने ये देखा है कि जब आप ऐसे किसी केस को फॉलो करते हैं तो पता लगता है कि वो बंदा बाहर बैठा हुआ है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और यहाँ उसकी कोई टीम है वो काम कर रही होती है, समटाइम उसके स्टिंगर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद बंदा बाहर बैठा हुआ है। ऐसे हालात में FIA के पास तो वो आर्बिट ही नहीं बचेगा कि वो उसके खिलाफ जाकर कार्रवाई कर सके। इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन भी मौजूद है, ठीक है। FIA अथॉरिटीज के पास ये देखें, जो बाहर का बंदा है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से गया है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है, ऐसा देखें यहां पे अगर तो हैरेसमेंट का चैनल है तो ऐसे नहीं है कि कोई भी इंग्लिश बॉय उठेगा या इंग्लिश गर्ल उठेगी और आपको हरास करना शुरू कर देगी, ठीक है, उसका कनेक्शन कोई ना कोई कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं, नंबर वन थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर वो बंदा पाकिस्तान, उसको एक नोटिस व्हाट्सएप होगा, उसको बताया जाएगा कि यू आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है, नंबर वन थिंग। अगर तो कोई फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन की गई है तो जो बैंकिंग चैनल यूज किया गया है उसको ट्रेस आउट किया जाएगा। मैं आपके इस चैनल के थ्रू एक मैसेज जरूर डिलीवर ये करना चाहूंगा, आपने अपने बैंकिंग चैनल्स को इंतहाई देखभाल के इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बेरोजगारी के चक्कर में उनके पासपोर्ट्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, उनकी सिमें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, तो रॉन्ग डूअर्स 5-10% की लालच देके करोड़ों फ्रॉड, करोड़ों रुपए की चेन जो है आपके बैंक अकाउंट्स में से निकाल लेते हैं और उसके जिम्मेवार आप होते हैं। जब FIA साइबर क्राइम विंग आपको पकड़ती है या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको पकड़ती है कि 100 इज द ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट, तो आप कहते हैं जी मैं तो 10,000 रुपए का मुलाजिम था या मुझे तो 5% 10% मुझे तो, हाँ। बट वो जब उसकी डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो ATM भी आप खुद यूज कर रहे थे, वो कैश भी। अब ये सारा प्लान किया जाता है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हु इज द फाइनेंशियल बेनिफिशियर, किसने पैसा निकाला, किसने कैश आउट किया। तो ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं दे आर वेरी कनिंग, ठीक है। तो ये आम आवाम को, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू आम आवाम को मैसेज देना चाहूंगा कि आपके बैंक अकाउंट में अगर कोई अननोन पेमेंट आती है तो आपने उसको कैश आउट नहीं करना, ठीक है। एक बात, आपको कोई शख्स कहता है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, आपको 5% मिल जाएंगे, 10% मिल जाएंगे। अगर वो कोई सी इलीगल एक्टिविटी का पैसा हुआ, अगर वो किसी फाइनेंशियल स्कैम का पैसा हुआ, तो आपने 5-10% की लालच नहीं करनी। ऐसा ना हो कि 5-10% के चक्कर में आप किसी बड़े मसले में फंस जाएं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है वो इख्तिताम के करीब है। आप दोनों मेहमानों का, सलाम खान साहब आपका बेहद शुक्रिया, शकील सुल्तान आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। नाज़रीन, आपने सुना कि हमने साइबर क्राइम के हवाले से बहुत सारी बातें आपको आगाह की, आपको बताया कि किन चीज़ों से बचना है और क्या क्या करते हुए एहतियातें करनी है। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रोइए 10 में दोबारा खुशामदीद।
हमारे साथ अब दो नए मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ये सुहानी सुबह है, आज सुहाना दिन भी मुतवक्को है, बारिश का इम्कान है, तैयारी कर लें। शाम तक बारिश होती है तो बारिश में नहाना है, बारिश को किस तरह एंजॉय करना है, क्या डिश बनानी है, मुद्दों बाद बारिश का इम्कान है, तो उसके लिए तैयारी कर लें। मैं आपको अपने दो नए मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं सजाद अहमद साहब। आप आर्टिस्ट हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस से ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि आपको गुमान होगा कि ये बिल्कुल असली हैं और आप हैरान हो जाएंगे। आपका दिल करेगा, जब फ्रूट इनका बना हुआ हमारे साथ में प्रोग्राम में मौजूद है, आपका दिल कर रहा होगा कि ये आम उठा के खाया जाए, किन्नू उठा के खाया जाए। बहुत शुक्रिया सजाद अहमद साहब। आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, हुनर आपने कहाँ से सीखा। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद है राना मुमताज़ रसूल साहब, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी रहनुमा होने के साथ साथ ना इन्होंने एक नई चीज़ को फ़रोग़ दिया है, समाजी सरमायाकारी। उनसे पूछेंगे समाजी सरमायाकारी है क्या और कैसे जो है इसको हम फ़रोग़ दे सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सजाद साहब, ये कब से काम कर रहे हैं आप? ये बेसिकली भी तो है मेरे वालिद साहब, यानी कि स्टार्टिंग में किया था वालिद साहब ने इसको ना शुरू। तकरीबन 30 साल हो गए वालिद साहब को करते हुए को। अच्छा, ये वर्षे में मिला है आपको? जी जी, ये वर्षे में मिला। बचपन में आप देखते होंगे उनको बनाते हुए, किस तरह बना रहे हैं, फिर आपको साथ बिठा देते होंगे भी आप भी करो साथ साथ, और आप सीखते गए। वालिद साहब का काम था, फिर उनके शागिर्द भी हैं, वो भी बना रहे होते थे। अच्छा, हम जरा स्कूल में चले गए, कॉलेज चले। फैक्ट्री बनाई हुई है, कारखाना जी जी, कारखाना बनाया हुआ है इसका हवाले से हमारा। अच्छा, फिर इसका मतलब आप तो एक कारखाने के मालिक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं है, ये बनाने वाले नहीं है, बल्कि कारखाने चला रहे हैं। तो ये जो आप चीजें बनाते हैं, ये सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं या कोई और भी इसमें मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जिससे कि अगर हमें पास कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर कहता है, वैसे हमारा ज्यादा फेमस है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, क्योंकि ये एक तो वाटर प्रूफ है, कंपनी का। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर प्रूफ? नहीं, इसके जो पेंट है ये वाटर प्रूफ, जो पेंट है पानी में गिर जाए कुछ नहीं होगा? हाँ, पानी में गिर जाए, बारिश होती है, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर कोई और मटेरियल इस्तेमाल करने का कहते हैं, इसके बीच में कैमल स्किन है। अच्छा, कैमल स्किन का भी? कैमल स्किन का भी बनता है, और वैसे देखा जाए तो लकड़ी के भी बनते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी पायदारी है, इनका रंग अच्छा नहीं लगता जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। अच्छा, कैमल स्किन का जो काम है वो मुल्तान की पहचान होता था, और शायद ही किसी जगह पर कैमल स्किन पे काम होता हो जो यहाँ पर काम होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काम पीछे चला गया, अब वो बड़ा कम ही नजर आता है। क्या वजह बनी? लोगों के शऊर के ऊपर है इनके, जिसके के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसके रेट्स हैं बहुत कम, मुनासिब कीमत होती है इसकी। ठीक है। और जो कैमल स्किन में बनता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। अच्छा, आपसे अगर हम कीमत पूछें तो आप तो वो होलसेल वाली कीमत बताएंगे या गाहक वाली कीमत बताएंगे? नहीं, अगर आप गाहक के हवाले से अगर देखा जाए तो ये 50 रुपीज का एक पीस है, जैसे कि ये मैंगो है। अच्छा, ये 50 रुपीज? ये 50 रुपीज का। अगर आप अगर देखें दुकानदार को मैं दूंगा तो ये 30 रुपीज का दूंगा। ओके। अच्छा, दुकानदार ने इसको 50 का ही बेचना है? दुकानदार ज्यादा का भी बेच सकता है। अच्छा, ये जो किन्नू है ये भी 50 का ही होगा? जी जी, ये टोटल ये जो प्रोजेक्ट्स पड़ेंगे ये 30 रुपए के हैं, 50 की इनके मैं दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये केले का तो पूरा बंच है ये? जी, ये 200 का है। 200? ये पूरा बंच 200 का है, इसमें 11 पीसेस लगे हुए हैं। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त है। ये देखें कितना प्यारा लगा है, ऐसे लगेगा ओरिजिनल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये आपने जो फन अपने वालिद साहब से सीखा, आप बस खामोशी से उसी को ही अख्तियार किए जा रहे हैं, या आपने खुद भी कोशिश की कि भी मैं दुनिया में जो इस पे काम हो रहा हो उसको भी देखूं, कुछ नई चीजें बनाऊं, कुछ नए आइडियाज इस पे फ्लोट करूं, ऐसा भी हुआ या नहीं? इसके बीच में तो एक पहले है सिंगल दाना, इसके बीच में हमने एक नई चीज लाए हैं, एक लड़ियां होती हैं जो गुच्छे लटके हुए होते हैं फ्रंट के ऊपर, आप देखे होंगे किसी भी शॉप पे। मुल्तान में इतना नहीं, मुल्तान से ज्यादा दूसरे शहरों में ज्यादा काम है। और इसके बाद एक काउंटर के ऊपर ना पहले वो एक फल एक एक रखते थे, टेप लगाते थे, अब वो चक्कर हमने खत्म करके एक डिश इंट्रोड्यूस की है। अच्छा। वो डिश एक रख देते हैं, उसमें एक ही पीस होता है, सारे फ्रूट्स पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है ट्रे पड़ी हुई है जिसमें सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, वो काफी सारा उस पे लोगों का वो अट्रैक्शन इसलिए भी होती है कि वो आप डाइनिंग टेबल पे रख दें या किसी जगह पर रख दें तो फील होता है कि ये सारे फ्रूट्स, फील होता है कि रियल है। आपसे मजीद भी इस पे बात करेंगे। राना साहब, आपको कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा जी, क्रिएटिव काम दिल कर रहा है उठा के खाया जाए या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि देखें अगर स्किल के हवाले से आए तो ये मिट्टी को सोना बना रहे हैं। अब जैसे ये बता रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में ये सप्लाईज भी जा रही हैं और ये कर भी रही हैं, अगर थोड़ा सा इनके साथ गवर्नमेंट भी ताउन करे, अगर ये भी थोड़ा सा क्रिएटिव वाली उस पर साइड पे आए तो ये चीज़ें हमारी बाहर भी एक्सपोर्ट। ये आपका जो शोबा है, समाजी राब्ते आप बढ़ाते हैं, समाजी सरमायाकारी करते हैं, उस समाजी राब्तों की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो किस कदर साजगार हो सकती हैं, इनके लिए मददगार हो सकती हैं? सर वो तो अब इनका ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे नौजवान के जो खुद पे क्रिएटिव करके चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके या वो बड़ी मार्केट्स में जा सकें या मेरे ख्याल है अब तो जो समाजी राब्ते जिस तरह बढ़ गए हैं जी,
अब तो मेरा ख्याल है दुकान की जरूरत ही नहीं रही, आप जहां भी बैठे हों, आप चलती फिरती दुकान है, आप खुद ही अपनी बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेज हो गया है, चीजें मिनटों सेकंडों के अंदर हाइप क्रिएट कर जाती है। जहां आपने पहुंचानी है पहुंच जाए, मार्केटिंग आपने पूरी दुनिया में करनी है, तो अगर आप उसके टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लें, टेक्निक इस्तेमाल कर लें, तो पूरी दुनिया में मार्केटिंग। तो देखें टूल्स मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं उसके ऊपर भी ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा फोकस हो रही हैं। फिर इसके अलावा ये हो रही है कि कई ऐसे नौजवान हैं कि जो अपनी पोस्टें बनाकर उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देके चीजों को सेलिंग आउट और उसमें कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा आसानी हो रही है सर। ठीक है, मतलब राना साहब आपने ना यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी कोशिश की कि एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया जाए, कि लोग अपना कारोबार करें, मुलाजमतों के पीछे ना भागें, अपनी जो भी काम है अपना करें और उसमें लोगों को मुलाजमतें दें, आगे बढ़ें। रास्ते बहुत सारे मौजूद हैं, उस पर सुना है आपने किताब भी लिखी है कोई लोगों को आगाही के लिए कि कैसे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितनी सरमायाकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने एक और कंसेप्ट दी है, समाजी सरमायाकारी। इस समाजी सरमायाकारी क्या है? ये भी पैसे वाली कोई सरमायाकारी है या कोई? सर इसमें ना एक तो थोड़ा सा ये है कि ना हमारे जितने भी ऐसे नौजवान जो कि सराउंडिंग में रहते हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं है सर, वो कोशिश करते ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। हम ये चाह रहे हैं कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें, ताउन दें, उन्हें स्किल्स दें, उन्हें ट्रेनिंग्स दें, उनको इतना मोटिवेट करें कि सर वो अपने घरों और मोहल्लों से निकल के वो सोशल मीडिया की दुनिया में आए, वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आए, वो इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस कराएं, बताएं कि हम उनको प्रमोट कर सकें। ये समाजी सरमायाकारी है, इससे मुराद ये हुई कि मैं अपनी भागदौड़, अपनी सर्विसेज जो है उसको बतौर सरमाया इस्तेमाल करूं या पैसा? सर दोनों चीजें हैं, बगैर फाइनेंस के भी है और विद फाइनेंस के भी है। सर पिछले दिनों हमने एक सेशन किया तो उसके अंदर हमने उन आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाया कि सर जो लोग हम बगैर फाइनेंस के भी कर सकते हैं। सर जितनी आपकी नेट के ऊपर आजकल, अगर आपकी जेब में कोई पैसे वैसे नहीं है तो आप फिर भी वो बिजनेस कर सकते हैं। मेरे अंदर अगर एक ये स्किल्स है कि मैं अच्छी सेटिंग कर सकता हूं, मैं अपनी अच्छी सर्विसेज दे सकता हूं, मैं अच्छी चीजें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं, तो सर वो मैं सर्विस देता हूं। उसमें यह है कि इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से टोटल प्लानिंग है सर। इसके अंदर अगर आपके पास सरमाया नहीं भी है तो आप उसमें कर सकते हैं। सर सारा दिन हमारे नौजवान मोबाइल हाथ में इस्तेमाल करते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे सर हम दूसरी वीडियोस देखते हैं, चीजें देखते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि जो हम मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए हम खुद भी अर्निंग कर सकते हैं सर। जैसे ऑनलाइन बिजनेस आजकल आ गया, आप इनोवेशन ले आए, आप कुछ नई चीज ले आए, आप प्रेजेंटेशन अच्छी पैदा कर दें, आप बता दें कि जी ये इवेंट आप कर रहे हैं, इसमें ये आइडियाज, और आइडियाज से तो अब दुनिया भरी पड़ी और आपकी एक्सेस हो गई है, पहुंच हो गई है हर जगह पर, आप जहां जाएं और वहां से आप आइडिया उठाएं। और सर अब ये देखें ना, शादी के सीजन होते हैं सर, इसके ऊपर फ्लावरिंग का आदमी अलहदा होता है सर, जो मेहंदी की सेटिंग होती है उसका अलहदा होता है सर, जो डिजाइनिंग और लाइटिंग है वो अलहदा सर अगर एक नौजवान इन 4 या 5 चीजों को इकट्ठा करके किसी भी प्रोग्राम का इवेंट वो ले लेता है और उसको वो कर लेता है और उसको एक माकूल और अच्छी आमदनी 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाती है, तो सर इससे अच्छा आइडिया क्या है? अभी आपसे ना कोई आसान उसके पूछेंगे जी सर कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरी तालीम इतनी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो नुस्खा बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस तरह आगे बढ़ूँ। सजाद साहब ये जो आप बना रहे हैं इसको पाकिस्तान के अंदर ही फरोख्त कर रहे हैं, मुल्तान के अंदर ही फरोख्त कर रहे हैं या मुल्क से बाहर भी कहीं जा रहे हैं ये सारा काम आपका? अभी आपने बात की, मैं अल्लाह का शुक्र है हम इसमें तो इतना काम नहीं, मुल्तान के जो दूसरे शहर हैं हमारा वहाँ ज्यादा अच्छा काम है। अच्छा, वहाँ बिकती चीज ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्यों नहीं है? वजह इसकी कुछ लोगों में शायद शऊर नहीं है, या तो हम मुल्तानी पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ये एक बड़ा अहम पहलू है। मिसाल के तौर पर ये 50 रुपए वाला किन्नू जो है, मैं ये लेके जाने से तरजीह दूंगा कि यार ये अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं असली किन्नू ही ले जाऊँ, वो खा लूँ, क्योंकि हमारे पास खुराक की बड़ी किल्लत है, लोगों के पास पैसे नहीं है। नहीं, अब देखिए जिस तरीके से अगर मैं एक लेके आया हूँ, मैं 10 किलो ले आया हूँ दुकान के लिए अपने, और मैं दुकान पे बाहर डिस्प्ले पे रखता हूँ तो शाम तक वो खराब हो जाएगा मौसम की वजह से। ये डिस्प्ले के लिए बड़ी जबरदस्त, ये डिस्प्ले के लिए अच्छी चीज है। एक तो वाटर प्रूफ है, उसके बाद आप साफ भी कर सकते हैं अगर मैला हो जाए तो वो ताज़ा जो है वो आप 5 किलो भी लें तो आपको रनिंग अच्छी मिल जाती है। अच्छा राना साहब, ये अभी ये जिक्र कर रहे हैं ना डिस्प्ले वाला, आपने कभी गौर किया कि हमारे यहाँ जो सब्जी और फ्रूट की दुकानें बड़ी खूबसूरती से सजी होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। फ्रूट को भी इस कॉम्बिनेशन से सजाते हैं वो कि आप देखें तो फौरी अट्रैक्शन पैदा होती है। बिल्कुल। और अब तो ड्राई फ्रूट भी बड़ा खूबसूरत सजाने लगे हैं। बिल्कुल आजकल वो ये चला हुआ है सर। स्पेशली इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मिठाई की दुकान जिस तरह सजी होती है, बिल्कुल ऐसी है। मैं तो ये कहता रहता हूँ कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो मिठाई की दुकान को बाहर से देख के आ जाएं तो फिर भी काफी सारी तसल्ली हो जाएगी।
जैसे कि ये आप बात करें डिस्प्ले की, तो अक्सर लोग हमसे जो ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं आप, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, वो भी बनाते हैं आप? जी जी, ड्राई फ्रूट भी बनाते हैं, वेजिटेबल्स भी बनाते हैं। अच्छा। ये फ्रूट्स भी बनाते हैं। ठीक है। तो ये दुकानदार आपसे खरीदते नहीं है? जो आपका डिस्प्ले वाला आइडिया बड़ा अच्छा है कि भाई अगर आप वो फ्रूट आपने जो रखा हुआ है, जो मुस्तकिल आपने रख दिया है सजावट के लिए, रोजाना आके आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, और ये पड़ा हुआ है सजावट की, डिस्प्ले बना हुआ है, बाकी चीजें आप बेचते जाएं। वही बात की ना, एक दफा लगता है इसमें है मुख्तलिफ चीजें आती हैं हमारे पास, डिशें हैं काउंटर पे रखने के लिए, ठीक है, ऊपर गुच्छे हैं और ये सिंगल दाना है। जैसे गाहक डिमांड करता है हम उसको वैसी चीज देते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में किन शहरों में ज्यादा काम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में अच्छे काम है। भावलपुर देखिए कितना खूबसूरत शहर है। जितने आप शहर चले जाएंगे, मियाँ वाली है, मुजफ्फरगढ़ है, खान वो है, अलीपुर है, यहाँ बिकती हैं ये सारी चीजें बिकती हैं। तो लाहौर और कराची और लाहौर में शालमी में बिकती हैं हमारी। अच्छा। शालमी जिनके जितने भी जूस के पॉइंट है अक्सर तो डायरेक्ट रब्ता करते हैं हमसे, क्योंकि उनको पैसे कम देने पड़ते हैं। ठीक है। जूस अगर किसी होलसेल दुकान से लेंगे तो वहाँ ज्यादा होगा, तो इस वजह से लोग घरों में इसको डेकोरेशन पीसेस के तौर पे रखने के लिए लेते हैं। हाँ, डाइनिंग टेबल पे लोग अक्सर लेने के लिए रखते हैं। अच्छा, वो मेरा सवाल था कि आपने कभी सोचा कि ये मैं अपना सारा सामान मुल्क से बाहर भी किसी तरह बेचूं? कभी सोचा है? दिल नहीं सोचा तो है, लेकिन फिर वो आजकल तो आपको राणा साहब से पूछते हैं ना, वो रास्ता बताते हैं कि ये देखे ना, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको अच्छी मार्केट मिलेगी तो इनका कारोबार तरक्की करेगा। आपके जो समाजी राब्ते हैं वो क्या कहते हैं? किस तरह? भाई अब इसमें ना एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक टीचर ने क्लासरूम में बच्चों से पूछा कि बच्चों आप ये बताएं कि कौन सा बच्चा है जो बर्गर बना लेता है। जो क्लास के 90% बच्चे हैं उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा सर हम बर्गर बना लेते हैं, हमें आता बनाना। ठीक है। तो फिर देन उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर आप बना लेते हैं फिर आप सेल क्यों नहीं करते? ठीक है। तो उस वक्त बच्चों ने वो जवाब दिया। बच्चों ने कहा कि सर हमें पता ही नहीं हमने कैसे सेल करना है, हमने कैसे मार्केट में जाना और क्या करना है। सेम ऐसे ही है सर कि किसी भी चीज को बना लेना मसला नहीं है, मसला है कि उसके बाद आपने कौन से ऐसे सोर्स, कौन से ऐसे टूल्स आपने मार्केट कैसे करना है, कि आप उसकी मार्केट कैसे करनी है। अब जैसे ये सजाद भी बता रहे हैं, सजाद भाई को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर इनको अच्छा गाइड किया जाए और इनको वे बताया जाए कि इस तरीके से आप चीज़ों की मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, तो इनकी सेल भी डबल होगी। इनका ये जो फन और हुनर है, अगर इनके मतलब है वालिद साहब कर रहे थे, फिर दैन ये कर रहे हैं, इन्हें कोई कम से कम अगर कह लें 30 से 40 साल हो गए ये काम करते हुए, और मुल्तान जैसे शहर में रहते हुए हमें भी आज इस चीज़ का पता लग रहा है, तो हमें यही समझ आ रही है कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन और एडवर्टाइजिंग की कमी, एक चीज़ ये। अच्छा सर, दूसरी ये है कि भी किसी भी चीज़ को सेल आउट करने के लिए आपको एक अच्छी तालीम, अच्छी टीम और उसके अलावा अच्छे रूट्स की आपको जरूरत होती है। तो फिर आप मेरा सरमायाकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, पैसे होंगे तो फिर भी हो सकेगा, फिर ये चीज़ें उसमें सारी। हमें तो वो नुस्खे बताएं पैसे के बगैर हो सके ना सर। ये वाला बिजनेस, हाँ, कोई भी बिजनेस। अब सर उसमें ना 3 से 4 चीजें हैं सर। एक तो ये है कि सर आजकल जिस तरह ऑनलाइन सेलिंग का चीजें आ गई हैं सर, कि प्रोडक्ट बना रहे हैं सजाद साहब, उसको सेल आउट का महजू में ले लेता हूँ। मैं इनसे ये डिसाइड कर लेता हूँ कि सजाद साहब मेरा नेटवर्क अच्छा है, मेरी मार्केटिंग अच्छी है, तो ये जो सामान है ये आप मुझे देते हैं। ठीक है। तो मैं इनसे लेके मैं आगे मार्केट इसकी करता हूँ, मुझे जैसे पेमेंट आती है मैं इनको भी क्लियर करता जाता हूँ और मैं प्रॉफिट अपने पास भी रखता जाता हूँ। अच्छा, ऐसी जो है वो समाजी राब्ते के पहलू मौजूद हैं, ये चीजें काम कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, लोग कर। कभी आपसे राब्ता किया है ऐसी किसी तंजीम ने कि आपकी प्रोडक्ट हम बेचते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं, आप हमें प्रोवाइड करें? नहीं, अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। चलो, ये आपको एक रास्ता बता रहे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। ये खुद क्या करें अगर ये चाहते हैं कि मैं अपनी चीज खुद बेचूं जी, तो इनको आगाज कैसे करना चाहिए? मतलब ये चीजें, इनकी तस्वीरें बना के, एक तो ये बुखारी साहब इनका कि आपने अपना पेज बनाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे पेज है हमारा। फेसबुक पे इसका पेज है? जी जी। एक तो ये फेसबुक पे पेज बनाए। जी, फेसबुक अगर कोई इस किस्म का काम करना चाहता है तो पहले वो फेसबुक पे अपना पेज बनाए। ठीक है। फिर उस पेज के ऊपर आप इन चीजों को डालें। अच्छा, अब उसमें ये नहीं है कि आपने एक चीज को डाल दिया उसका महीना बिल्कुल आराम से है, नहीं, चीजों में क्रिएशन लेते जाना है, चीजों में चेंजिंग लेते हैं आप, और उन चीजों को मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने फेसबुक पे डाल दिया ये, क्योंकि हमारे बाकी नाज़रीन भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक इंसेंटिव है ना कि जी वो कोई इस किस्म का काम कर रहे हैं। हर बंदा कोई ना कोई कढ़ाई का काम कर रहा है, कोई ये आइटम बना रहा है, आजकल मुश्किल हालात है। जी बिल्कुल, तो उसमें रास्ते ढूंढे। तो फेसबुक पे पेज बनाया आपने, ये चीजें उस पर डाल दी कि ये मैं बना रहा हूं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे, कीमत भी डाल दें। नहीं सर, कीमत ना डालें, मतलब ऊपर नहायत ही उसमें ना कीमत में थोड़ा सा ये है कि सर सस्पेंस रह जाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सर जब आप कीमत डाल देते हैं ना, तो
तो फिर जो आपका कस्टमर है वो एज ए कंपटीटर ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है। तो वो ये कहता है जब सुजात साहब ये 40 की दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूं कि मैं कहीं और वो हम देखते हैं वो लिखा होता है कि जी कीमत के बारे में इनबॉक्स में राब्ता करें और वो चीजों को करें, वो उसमें भी एक आपकी राजदारी रह जाती है। एक चीज सर, अगर मैं इनसे बार्गेनिंग करके मैं इनका कस्टमर हूं, मैं एक चीज इनसे 40 रुपीज में ले लेता हूं और वो मैं करता हूं, तो देन अगर ये मार्केट में डाल देते हैं, हो सकता है किसी डील की वजह से ये मुझे 2 रुपए मजीद लेस दे अच्छा, अब ये इन्होंने फेसबुक का पेज बनाया। जी सर। उस फेसबुक के पेज तक एक्सेस उन्हीं लोगों की होगी जो इनके फ्रेंड्स होंगे या जो लाइक करेंगे, ये वो उसका फैलाव कैसे होगा? सर 2 चीजें बेसिकली होती हैं कि एक तो ये है कि अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, एक ये है कि ये पब्लिकली भी उसको कर सकते हैं सर। ठीक है, एक चीज सर, तो वो सब तक मैसेज वो सब तक मैसेज चले जाता है। फिर दूसरा ये है कि सर आज तक ना फेसबुक स्टेटस आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इनकी फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग इनके साथ हैं सर। ठीक है अमजद भाई, हमने कभी कोशिश ही नहीं की, अगर मैं अपने 100 जानने वालों का नंबर फीड है ना, तो मैं इसको 101, 105 या 110 कर लूँ। ठीक है। आप यकीन करेंगे कि डेली बेसिस पे मैं जाती तौर पे 3 से 4 नए लोगों को मिलता हूँ, उनका नंबर लेता हूँ, उनका नंबर अपने पास सेव करता हूँ, उनको मैं अपना नंबर देता हूँ। उसमें तो 5000 की लिमिट है, फिर उसके नहीं सर, व्हाट्सएप में नहीं है सर, ये फेसबुक में है सर। ठीक है। अगर आपके 5000 फ्रेंड्स पूरे हो गए हैं तो सर देन फिर आप, ये होती है फेसबुक आईडी, देन आप उसके बाद अपना पेज बना सकते हैं सर। ठीक है। उस पेज के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने लोगों को करते हैं, वो 5000 लोग भी आपके साथ ऐड आ जाते हैं, जो नए लोग आपके साथ आते हैं उनकी भी वो तादाद बढ़ती जाती है। ठीक है, ये बड़ा अहम पहलू है। लोग अपने कारोबार को अब ऑनलाइन पे मुंतकिल करना चाहते हैं। दुकानों के किराए भी इतने हो गए हैं और फिर बिजली के बिल इतने, आप दुकान बना के बैठे हुए हैं, फिर आप अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है कि बस अगर कोई अल्लाह मेहरबानी कर दे तो ठीक है, गाहक आए ना आए ये भी कुछ। पिछले दिनों कोरोना है, जहाँ पे कोरोना के बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, काफी मतलब हलाकतें भी हुई हैं, चीजें भी हुई हैं, कुछ उसके साथ कुछ बेहतर चीजें भी हुई हैं सर। ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये उन कोरोना के दिनों में ग्रूम हुआ है, ये जितना ज्यादा ये हुआ है सर। फिर सर दूसरा, ये खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, फूड पांडा और ये बाकी जो सर्विसेज हैं, इनके भी काम बेहतर हुए हैं। फिर तीसरा सर, वर्क एट होम शुरू हुआ है कि सर वो काम जो हम दफ्तरों में जाके करते थे, ऑफिस वालों ने ये कह दिया कि यही काम आप घर में बैठ के हमें सर्विसेज दें, और ये ट्रेंड चल भी पड़ा है सर। ठीक है। मैं पिछले दिनों एक दोस्त के दफ्तर में गया हूं तो मैंने कहा जी आज तो फ्राइडे है, तो आप लोग ऑफिस नहीं आए। उन्होंने कहा जी अब उन्होंने, पहले हमें सैटरडे संडे था, अब उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन हमें वर्क एट होम कर दिया। आप घर से बैठे हुए अपना काम, घर से बैठे आप सर्विस। अच्छा, वो काम भी ऐसा होता है कि आपके हवाले कर दिए, आप उसको पूरा करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर अब वो बैकएंड पे अगर आप देखें, उनका दफ्तर क्लोज है, उनकी लाइटें बंद है, ट्रांसपोर्ट बच रही है, बचत हो रही है काफी, तो वहां से भी उनसे बचत हो रही है। तो ठीक है। तो ये सजाद साहब ये बताइएगा, आपने कोई अपना डिस्प्ले सेंटर, शोरूम भी बनाए हुए कि भी जहां आपने ये चीजें सजाई हूँ और गाहक आता हो ले लेता हो, या बस सिर्फ कारखाने पर इन्हिसार है और फिर वो जाके जहां आपने सप्लाई करनी होती है वो करते हैं? नहीं, इस तरीके से हम मार्केटिंग भी करते हैं, दूसरे शहरों में जाके। शोरूम नहीं बनाया वो? नहीं, शोरूम सेंटर नहीं है? नहीं, कोई ऐसा का कुछ भी नहीं। अच्छा, बस आप ये मार्केटिंग चीजों को ले जाते होंगे, बाकी शहरों में जो इस किस्म का काम कर रहे होते होंगे उनको दिखाते होंगे। जी जी, कि भाई ये, वैसे इनको अपना शोरूम बनाना चाहिए सर, बिल्कुल बनाना डिस्प्ले सेंटर तो होना चाहिए कुछ सर। अगर ये मतलब फर्ज किया भाई सजाद भाई, ये मेरी तरफ से ऑफर है, अगर आप डिस्प्ले सेंटर नहीं बना सकते तो मुल्तान के अंदर हम आपको 5 पॉइंट ऐसे दे देते हैं कि जहां पे आप ये अपनी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं। उनके साथ आपका जो मार्जिन है वो भी तय हो जाएगा, और देन उसके बाद ये है कि आपकी मार्केटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ ऑफर इनके लिए या बाकी सारे लोग जो इस किस्म का काम कर रहे हो तो ओवरऑल सर उनके लिए? सर मेरे दोस्त हैं वो मुख्तलिफ सीनरियां बना रहे हैं, उन्होंने सीनरियों का पूरा कारखाना बनाया हुआ है। ठीक है। तो सर हम उनको भी ये चीज, ये सर्विसेज दे रही हैं। बेसिकली तो बात यही है कि हमने कारखाने से चीज को उठा के मार्केट में लेके आएंगे, उसकी सेलिंग भी बढ़ेगी, काम करने वाले की वर्किंग भी बढ़ेगी। डेफिनेटली अगर पहले 2 लोग काम कर रहे थे, फिर 2 या 3 लोग और उसके कारखाने में भी आ जाएंगे। जो लोग शॉप बना के कर रहे हैं उनको भी बेहतरी होगी, इनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा और इनकी सेल भी ज्यादा होगी सर। ठीक है। आपसे कोई चीज ये खरीदना चाहता है तो वो आदमी आपके कारखाने में आता है, जी जी, वहां आके आपसे बातचीत करता है और ये आप उसको दिखाते हैं, तो उस वक्त तो सारा वहाँ ऐसे ही रॉ शेप में पड़ी होती होंगी चीजें, तो वो अट्रैक्शन, तो वो प्रेजेंटेशन वाला काम तो हो नहीं सकता होगा। प्रेजेंटेशन के लिए हमने वहाँ रखी हुई है, अलग रखी, सारा कुछ रखा हुआ है कारखाने में। अच्छा, तो आप कितने लोग हैं जो इसकी सारे काम को मैनेज कर रहे हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो आप मुतमिन हैं या दिल करता है कि यार इस काम को छोड़ के कोई और काम किया जाए? क्या फीलिंग क्या है? नहीं, देखें, आपके सामने गवर्नमेंट जॉब तो कहीं आज इस दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और प्राइवेट जॉब करने से कहीं बेहतर है कि आप अपना काम कर लें। मैंने प्राइवेट जॉब भी की है। ठीक है। मैं ISP इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर आप काम करते रहे, लेकिन आप मुतमिन नहीं हुए। आपने ये सोचा कि मैं अपना काम करूं, जब आपको एक वर्षे में मिल भी रहा था। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे जिनके पास वर्षे में कोई ना कोई कारोबार होता है, लेकिन वो फिर जो है नौकरी ढूंढने में निकल जाते हैं। मैं ये कहता रहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक अलमिया है,
साहब, दो किस्म के लोग हैं और तकरीबन सारी कौम दो किस्म के लोगों में तकसीम है। आधी कौम नौकरी ढूंढ रही है और आधी कौम नौकरी बचा रही है। जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी बचाने के चक्कर में और बाकी नौकरी ढूंढने के चक्कर में। राना साहब, ये जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं, इसमें मजीद भी बेहतरी लाई जा सकती है, इनोवेशन भी लाई जा सकती है। अब ये इसको बाहर हम इसकी चाहते हैं मार्केटिंग कर लें, तो एक तो ये ना आपने डिस्प्ले कर दिया, आपको गाहक मिल गया, लेकिन ये बिकेगी कैसे ना, ये कैसे वहां तक जाएगी, वहां से पैसा कैसे इनके पास आएगा, ये असल तो ये टेक्निक है, इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए? अच्छा, एक तो ना इसमें ये है कि मैं इन्हें ये मशवरा दूंगा कि सर यहाँ पे ना हमारे मुल्तान में 2 चैम्बर हैं सर, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्मॉल बिजनेस एंड चैम्बर सर। ठीक है। तो ये 2 ऐसे इदारे हैं कि जो चीज़ों को बाहर भिजवाने के हवाले से ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं इस वक्त, लाइसेंस भी बनवा रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं सर। पिछले दिनों हमें एक ऑफर आई थी कि हम लोग स्मॉल बिजनेस में ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी प्रोडक्ट या अपनी मसनूआत वो चैम्बर के थ्रू अगर वो बाहर भिजवाना चाह रहे हैं। ये आप ट्रेनिंग करवाना चाह रहे थे या इदारे करवाना चाह रहे थे? इदारे भी करवाते हैं सर, हम भी इस तरह की सेल्स करवाते हैं। किसी इदारे से मिलकर कराते हैं? जी, इदारे से, स्मॉल चैम्बर ऑफ मुल्तान से। अच्छा। उनके साथ मिलकर मैं उसका रेगुलर मेंबर भी हूँ सर। ठीक है। फिर ये हुआ कि सर पिछले दिनों लाहौर, आप उसकी फीस लेते हैं? जी, फीस होती है सर सालाना उसकी ना, 2000 रुपया फीस होती है सर उसकी। तो वो पूरा साल ट्रेनिंग देते रहते हैं? नहीं सर, मुख्तलिफ सेशन आते रहते हैं सर। अच्छा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आते रहते हैं, तो उसके मुताबिक फिर उनको ट्रेनिंग का इस्तेमाल। तो लोगों का रुझान है उस तरफ ट्रेनिंग लेते हैं? सर ऑलमोस्ट ना, असल में बेसिकली ये है कि लोगों को इतना पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में इतना होना और करना। वरना जितने स्मॉल यूनिट्स काम कर रहे हैं, कुछ लोग अमजद भाई इस वजह से भी डरते हैं कि अगर हम ओपन होंगे, शो होंगे, तो इदारे हमारे पीछे लग जाएंगे। एक चीज़, फिर जब इदारे पीछे लग जाएंगे, बेसिकली ये जो काम है ना, ये मिल के होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरह लोगों को थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए कि ये लोग भी आगे आ सकें और कर सकें। बेसिकली हम जब एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, कोई 10 इदारे हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि वो इदारे सहूलत दें, वो आपके लिए मसाइल पैदा करना, वो आपके लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुल्तान के अंदर एक पिज़्ज़े बनाया, तो उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे बताया ओपनिंग वाले दिन, उन्होंने कहा राना साहब आपको पता है कि आज हमारे साथ क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ? कहते यार मैंने 27 लोगों को रोजगार भी दिया, उन्हें रखा भी और ये किया। 2 घंटे आके हमें जो एक इदारे वाले हैं वो लोग आके हमें तंग करते रहे कि आप पहले हमारा टैक्स दें फिर आप इसका इफ्तिताह करेंगे। और ये ऐसे जब आप ये खाने पीने की चीज़ों का जिक्र करते हैं तो दिल किसी और तरफ चला जाता है। अभी आपने पिज़्ज़े का जिक्र किया, लेकिन एक ब्रेक ले लें क्योंकि अहम मामला है, अपने आप को दोबारा बेहतर करके फिर आपसे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रोज़ा 10 में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प सी, और आप भी इसमें शामिल हैं, देखते हैं कि इसमें ये जो हम मसनूई चीज़ें बना रहे हैं इसमें और क्या पहलू हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं। सजाद साहब, ये आप काम तो कर रहे हैं, 7 लोग आपके कारखाने में काम कर रहे हैं, कोई खातून भी काम कर रही है? नहीं, खातून कोई, तो असूली तौर पर आपको शामिल करना चाहिए। ये जो काम है इसमें हम खवातीन को एक तरफ कर देते हैं कि शायद उनके अंदर अहलियत नहीं है, उनके अंदर तवानाई नहीं है, हालांकि उनके पास बड़े डिफरेंट से आइडियाज़ हो सकते हैं। उनके पास ना सिर्फ आइडियाज़ होने के साथ साथ उनका स्किल भी जो है वो हमसे कहीं बेहतर होता है, ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ें बनाने में। आप देखें ना, हमें रोज़ वो खाना बना के ऐसा ज़बरदस्त खिलाती हैं, ठीक है, उसमें इनोवेशन होती है। कभी आपने सोचा नहीं है कि मैं ख़वातीन को भी शामिल करूँ इसमें? नहीं, इस तरीके से वो थोड़ा माहौल की वजह से क्योंकि सारा मेल होता है, माहौल को हम थोड़ा ढालेंगे फिर ही लोगों को हम देखें ना, हमारी आबादी का आधा हिस्सा खवातीन है। अगर हम उन्हें एक तरफ रख देंगे, मेरे 2 हाथ हैं, एक हाथ को मैं बांध दूं और एक हाथ से काम करूं, तो जाहिर है मेरी वर्किंग उस तरह नहीं होगी। अगर दोनों हाथों से काम कर रहा हूँ तो वर्किंग और, तो वो 2 हाथों में एक हाथ वो भी है जिसको हमने इग्नोर किया हुआ है। राना साहब, ये जो आपके समाजी राब्तों के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो आप काम कर रहे हैं, उसमें खवातीन के हवाले से बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, मर्द तो फिर भी बाहर निकलता है, कहीं किसी ने रेडी लगा ली, कहीं कोई दुकान खोल ली, कोई कारोबार कर लिया, कोई मुलाजमत कर ली। हमारे यहाँ खवातीन की अक्सरियत घरों में बैठी हुई है, पढ़ लिख के भी घरों में बैठी हुई है, जिन खवातीन के पास अहलियत है वो भी घरों में बैठी हुई है। तो उनके लिए आगे बढ़ने का तो ये बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है कि वो घर में बैठ के ये काम कर सकती हैं। उनको इस तरफ लाने और खवातीन के फ़रोग के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? अमजद भाई, उसमें ना थोड़ा सा ये है कि जो मर्द हजरात हैं, स्पेशली जो नौजवान हैं, अगर वो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे घर वालों को और इस साइड पे लेके आए तो एक बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी। अच्छा, दूसरा ये है कि कई खवातीन ऐसी हैं कि जो काम कर भी रही हैं। एक हमारी जानने वाली खतून है, वो दोपहर के टाइम कुकिंग
कर रही हैं। अब उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो आज की उन्होंने डिश तैयार करनी है वो मैसेज कर। अच्छा, उनके लिए तो बड़ा आसान काम। देखिए ना, अभी रमजान की आमद, अच्छा आपको सहरी के वक्त भी तैयारी करनी होती है, इफ्तार के वक्त होती है। अच्छा, जो कई खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घर में सहूलत नहीं होती, गैस नहीं है या कोई मसले मसाइल हैं, तो आप जो अपने लिए सहरी तैयार कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा बना लें और इर्द गिर्द जो है उसको फरोख्त भी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, और इफ्तार में भी ऐसा हो सकता है। तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है, बहुत गुंजाइश है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें हम अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। अमजद भाई, इसके अलावा एक और चीज भी है ना, दूसरा ये है कि बुटीक का काम है वो भी बहुत ईजी है, वो भी खवातीन कर सकती हैं। जैसे ईद उल फितर, ईद उल बकर आ रही है, इस मौके पर ऑलमोस्ट हर आदमी की ये कोशिश होती है खवातीन की कि मैं नया सूट लूँ। उसके हवाले से एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा बेहतर है, वो कवर अप हो सकता है। एक हमने जब भी थोड़ा सा ट्रेंड इसका शुरू किया था कि मैंने, हमारे इदारे ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि मुल्तान के अंदर ऐसी बच्चियां के जो अपने घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर बनाना चाहती हैं, हम लोग उनको सपोर्ट आप करेंगे। अपने समाजी राब्तों को या आपकी जो सोशल साइट्स हैं उनको ये खवातीन को ट्रेनिंग देने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कि बजाय इसके कि मर्दों के लिए तो आसान है कि आपने कहीं ट्रेनिंग देनी है, कहीं कोई मकाम मुकर्रर किया हुआ है, वो आ जाएंगे। तो खवातीन को आप उन्हीं समाजी राब्तों पर ही ट्रेनिंग दें कि आपने इसमें कैसे आना है और आगे कैसे बढ़ना है। जी, हमारा इसके ऊपर भी काम हो रहा है, थोड़ी सी वर्किंग हो रही है इस हवाले से भी ना। एक तो खवातीन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आता है कि उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आने और जाने के हवाले से थोड़ा सा आता है। दूसरा, जिस वक्त हम ये थोड़ा सा अनाउंस करती हैं चीज़ें होती हैं, तो जो सराउंडिंग की खवातीन है वो हमसे ज़्यादा रब्ता करती हैं कि वो चाहती हैं कि भी इन चीज़ों के अंदर आएँ और ये आएँ। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी लिमिट और अपनी उस चीज़ के अंदर रह के ये सर्विसेज दे सकें, ताकि बजाय इसके कि कल कल को उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हमारे लिए भी ना हो। तो इसका ना ऑनलाइन वाला भी टूल जो है ना वो बहुत अच्छा, इसमें समाजी राब्ते भी जरा महदूद हो जाते हैं, कई चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी हम थोड़ी देर पहले जो है वो साइबर क्राइम के हवाले से डिस्कस कर रहे थे इत्तफाकन, कभी वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो कदगन लगाती हैं, आपको एहतियात करनी होती है। अच्छा सजाद साहब, ये आप हमने देखा फ्रूट्स बना रहे हैं, सुना है आप कोई जो है सीनरीज भी बना रहे हैं, एक सीनरी भी आप डिस्प्ले के लिए लाए हैं। तो ये सीनरीज जो है वो आपके वाले साहब भी बना रहे थे या आपने सोचा कि मैं इधर सीनरीज की तरफ आऊं, और इसके अलावा क्या क्या कुछ बना रहे हैं? नहीं, सोचा तो वालिद साहब ने था, जाहिर सी बात है उनको उस्ताद में नाम आता है। ठीक है जी, तो जिस तरीके से अगर आपने कभी अपना फेस भी बनाना है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बना लेते हैं, मैं भी बना लेता हूँ। अच्छा, ये सीनरी आपके सामने जिस तरीके से यहाँ एक पड़ी हुई है, ये साउथ अफ्रीका का कल्चर है। अच्छा, आप उसको रिप्रेजेंट को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास पंजाब को भी हम जो कर रहे हैं, पंजाब का कल्चर है, देहात का माहौल है, जैसे हम वो भी बना रहे हैं। अगर किसी ने अपने पसंद से कोई अगर सीनरी बनवानी है, अगर उसके पास कोई पिक्चर या आइडिया है तो हमें वो भी बताए तो हम वो भी बना लेते हैं। अच्छा, मतलब आपको तस्वीर दें तो वो तस्वीर आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाकर दे देंगे? जी जी, ऐसे ही ना? ऐसे ही। अच्छा, वो अगर किसी फर्द की, मैं मिसाल के तौर पे अपनी तस्वीर बनाना चाहता हूँ कि जी आप बना दें, तो आप वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाएंगे वो उभरे हुए होंगे, मेरे जो फेस के सारे पहलू हैं, आंखें हैं, नाक है, उभरी हुई होंगी उस पर, सारा उभरा हुआ होगा, सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा कि बस आप ओरिजिनल है, आप ही बैठे। अच्छा, ये बड़ा फन है। अच्छा, इसमें एक पहलू, अब दुनिया में इस पे बड़ा काम हो रहा है, वो लेजर प्रिंटिंग पे चले गए हैं। अब तो बिल्डिंग्स भी जो है वो लेजर प्रिंटिंग से बना रहे हैं, बड़ी हैरानकुन बात है। तो आपने भी कभी इस पे सोचा है कि देखें, काम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो लेजर प्रिंटर दस्तियाब हो जो वो प्रिंट करके दे दे आपको, वो खुद ही भर दे, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और उसमें जो रिफाइन हो जाएगा बड़ा, और बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी। हाँ, कभी आपने सोचा, किसी ने आपसे रब्ता किया? नहीं, इस हवाले से किसी ने रब्ता नहीं। राज साहब, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप देखें कि हमारे यहाँ दस्तकारी का काम बहुत ज़्यादा होता है, हाथ का काम जो है बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जिस तरह दुनिया बदल रही है, अब मामला ये है कि दस्तकार को उसके अपने मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ हो गई है और चीज़ें जो है वो बड़ी फास्ट हैं। तो जैसे अभी लेजर प्रिंटर की बात, बिल्कुल ऐसी है। ये देखें ना आप, सॉरी अमजद भाई, कि पहले पेंटर हाथ से बैनर लिखते होते थे, अब पेनाफ्लेक्स मशीनें आ गई। हाँ, और आप देखें कितनी जबरदस्त उसमें तस्वीर जो भी आपने डाली, खूबसूरती भी, नफासत भी, और ये चीजें जैसे ये हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं कि पहले जो हमारी खवातीन होती थी घरों में, वो हाथों से स्वेटर बुनती थी और चीजें करती थी।
फिर उसके बाद मशीनें आ गई कि जी अब ये मशीन के जरिए बुना जाएगा। लेकिन वो हाथ से बुना हुआ स्वेटर और मशीन से बुना हुआ साथ रखें, हाँ तो वो बड़ा रिफाइन है, बड़ा मजा आता है बिल्कुल देखते हुए, और हाथ वाले को ऐसा लगता है कि भाई अब इसको छोड़, उसमें मेहनत भी ज्यादा और चीजें भी ऐसा, इस तरह जिस तरह सर चीजें बदलती जा रही हैं तो अपने आप को बदलना भी जरूरी है। तो ये भी लेजर प्रिंटिंग की तरफ आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। इसी की मजीद बनाए प्लास्टर पेरिस से, लेकिन वो तस्वीर रखेंगे प्रिंटर के ऊपर, तो प्रिंटर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको रिफाइन। तो ये आप ये भी जो है वो जो हमारे लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनको ये गाइडलाइन भी जरूर फराहम करें। जी बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से ना, कि खवातीन को इस तरफ लाना चाहिए और उनके फ़रोग के लिए, उनके रोजगार के हसूल के लिए काम करना चाहिए। तो ये इसमें एक एवरेज सरमायाकारी कितनी की है कि मैं एक मर्द हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगाज़ करूँ, मेरे पास वसाइल इतने नहीं है। एक खातून है घर में बैठी हुई है, वो भी चाहती है कि भाई कुछ नहीं है, उसने घर में खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन शर्तन धोने हैं, उसके बाद उसके पास फुर्सत है, घर में हालात मुश्किल हो गए। अब तो ये हालात आ गए हैं कि घर का हर फर्द काम करेगा तो गुजारा हो सके। तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? मुझे भाई अब तो उसमें देख लें कि आप अगर 30,000 से लेके 1 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं तो खवातीन घर में आसानी से काम। अच्छा, मतलब जिसके पास 30,000 रुपए भी मौजूद है वो भी ये कर सकती है। अच्छा मुझे भाई इसके अंदर एक तो ये है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जिनसे हम माल ले रहे हैं वो मुख्तलिफ मसालों की पैकिंग कर रही हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर गरम मसाला भी आ जाता है, इसके अंदर मिर्च भी आ जाती है, इसके अंदर हल्दी भी आ जाती है, उनको शाशों के अंदर पैक किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर से लिंक करके उसके वो 12-12 के पैकेट बना के वो दे दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो उसे बेचना वही है ऑनलाइन भी बेच सकते हैं सर, प्रैक्टिकली मार्केट में भी जा सकता है सर। ठीक है। हमें तो ये थोड़ा सा है कि हमारी मुल्तान की गला मंडी है, वहाँ पे चीजें आसानी से सेल हो जाती हैं और ये चले भी जाती हैं। अच्छा, ठीक है। एक चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि आप गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, अब जिस तरीके से ये बिजनेस वाला चीजें चल रही हैं तो दुकानें भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। अब जो भी कोई शख्स रिटायर होता है तो होता है, उसके बाद भी हमने क्या करना है तो वो यही होता है एक बेहतर केयर कराने की दुकान बना दी जाए, वहां पे भी ये सेल हो सकती है। इसमें एक जो अहम पहलू है ना जी, वो आपने चीज सेल की, आप जिसको सेल करते हैं वो कहता है कि जी पैसे हफ्ते बाद ले लीजिएगा, और फिर पैसे डूबने का एहतमाल होता है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ब्रेक ले लें क्योंकि बड़ा फैलाव वाला मौजूद है। ठीक है, पैसे वसूल कैसे करने हैं ये पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है, हिकमत है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इस पर भी आपको बताएंगे नुस्खे हम राणा साहब से पूछ के कि पैसा वसूल कैसे करना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रोइए 10 में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि आप समाजी राब्तों से अपना रोजगार कैसे हासिल कर सकते हैं। राणा साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि चलें आपने डिस्प्ले भी कर दिया, आपने अपनी चीज़ भी बेच दी, लेकिन पैसे की वसूली जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट काम है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि लोगों की नीयतों पर जो है वो आप इन्हिसार करते हैं। या तो कहीं अरबों रुपए का कारोबार ज़बान पर हो रहा होता है और कहीं 10-10 रुपए में भी आप फंस जाते हैं। तो ये किस तरह इंश्योर करना है कि आपने ऑनलाइन चीज़ बेच दी है तो आप तक पैसा पहुंच जाएगा। और अभी मैंने आपसे ये भी पूछा था, उसकी सवाल की जवाब में तशनीगी रह गई कि अगर आप बाहर किसी मुल्क में भेज रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो वो कैसे भेजेंगे और उसके पैसे वसूल कैसे होंगे? बेसिकली तो हम जब भाई ये जो बाहर भेजने वाले हैं ना, हमने को लास्ट ईयर ना पिछले साल एक कंसाइनमेंट भेजी थी चावलों की, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आगे जिस मुल्क में आप माल भिजवाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक पार्टी के साथ बात हुई है। उसमें तो चले आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, एलसी खुल गई जी, एलसी खुल, ठीक है, वो तो एक रास्ता मौजूद है एक प्रॉपर। लेकिन आप जो ऑनलाइन छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अभी सजाद साहब ये चाहते हैं कि जी मैं अपनी चीज़ बाहर बेचूँ, तो ये कोई कंपनियां हैं जिनसे रब्ता करें, जिस तरह अमेज़ॉन काम कर रही है, अलीबाबा काम कर रही है, अली एक्सप्रेस काम कर रही है, इनके लिए क्या रास्ता है? अच्छा, ये ना जो अलीबाबा और ये है ना, ये हैं थोड़ी सी बड़ी कंपनी। अगर हम लोकल एंड के ऊपर भी आ जाते हैं तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं कि मुल्तान के अंदर ऐसी कोरियर सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर हैं कि जो आपको ये सर्विसेज देती हैं। वो आपसे माल ले लेंगे, ठीक है, आप उन्हें पैक करके दे देंगे, एड्रेसेस के साथ दे देंगे और आप उनको अमाउंट बता देंगे। ठीक है, फर्ज किया वो सजाद साहब की चीज़ मेरे पास घर लेके आए हैं तो वो मुझे बताएंगे राणा साहब ये चीज़ का आपने ऑर्डर दिया था, इसका ये बिल है, तो काइंडली इसको खोलने और इस्तेमाल करने से पहले आप मुझे पेमेंट देंगे, मैं आपको ये माल दे दूंगा। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो देन फिर आप इसको वापस भी भिजवा। वो कंपनियां पेमेंट ऑन डिलीवरी पर वो पहले आपसे जहां जिस एड्रेस पे दे रही हैं तो पैसे लेंगी, पहले पैसे लेंगी और वो होंगे अपना कमीशन रख के आपको पैसे, वो कमीशन रख के हमें दे देंगे। एक तो चीज़ ये है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कई लोगों ने ऐसे दिया होता है कि उन्होंने अपना मोबी कैश नंबर दिया होता है कि हमारे इस मोबी कैश नंबर के ऊपर आप पैसे भिजवा दें, हम आपको माल डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद जो फिर ईमानदारी या चीज़ें जो भी मामला आता है वो फिर आता है भेजने वाले के ऊपर कि वो उसने जो चीज़ दिखाई, जो चीज़ की
यहाँ पे ना दो प्रॉब्लम आती हैं अमजद भाई। एक तो उसमें ये है कि देखें, जो आप कस्टमर को माल दिखा रहे हैं, जिसकी वो आपको पेमेंट कर रहा है और वो दे रहा है, वो चीज़ 100% उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। एक तो ये है कि उसको अच्छी चीज़ मिल गई, उसके लिए वो फायदेमंद होगी, तो वो बाकी लोगों को भी बताएगा कि मैंने ये सजाद साहब से चीज़ मंगवाई है, एक नंबर चीज़ आई है, जैसे मैंने देखी, जैसे मैंने पाई, और वैसे वो मेरे पास है। आपकी मुफ्त की मार्केटिंग भी हो रही है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर आप गलत चीज़ भिजवाते हैं और वो करते हैं, आपकी भी रेप्यूट खराब, नेक्स्ट कस्टमर भी नहीं मिलेंगे, और ये चीज़ भी नहीं होगी। ये चीज़। दूसरा ये, जहाँ तक आप बता रहे थे, अभी क्या पूछ रहे थे कि मार्केट में क्रेडिट कैसे हम रिकवर कर सकें और ये कर सकें। देखिए, जो मार्केट आप कर रहे होते हैं ना, मार्केट के अंदर बेसिकली दो टूल्स चल रहे होते हैं। एक ये होता है कि आप नेट के ऊपर चीज़ देंगे तो उसका क्या रेट होगा, एक होगा कि क्रेडिट के ऊपर आप दे रहे हैं तो क्या चीज़ होगा। बिजनेस के स्टार्ट में ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नफ़ा नहीं रखना चाहिए। उस जगह ज़रूरत होती है आपको अपने नाम बनाने की। ठीक है, मुनासिब नफ़ा रख के, मुनासिब नफ़ा रख के आप नेट के ऊपर चीज़ दें। ठीक है, नेट पे आप पेमेंट उधार ना रखें, आप दुकानदार रखें। ठीक है, तो एक तो ये है बेहतर तरीका। अच्छा, दूसरा, अगर आप किसी के साथ उधार कर भी रहे हैं, कोशिश करें कि दरमियान में किसी न किसी ऐसे पर्सन को डाल लिया जाए या किसी न किसी ऐसे जानने वाले को डाल लिया जाए कि जिसको आप कल कला को कह के उस चीज़ की रिकवरी भी कर सकते हैं। दुकानदार के लिए ये चीज़ बहुत ही बायस शर्म भी होती है उसने बिजनेस भी चलाना, कि कोई बंदा उसकी दुकान पे आके इस हवाले से, कोई पेमेंट के हवाले से बदतमीजी करता है या लेन देन में करता है। ये अव्वल तो अच्छे और जो मेच्योर दुकानदार हैं वो इस तरह का काम नहीं करते। जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं उसी के मुताबिक वो पेमेंट भी देते हैं। लेकिन आप जब नया काम कर रहे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता ना कि कौन अच्छा दुकानदार है, कौन मैच्योर है। सर, इसमें तो देखें, जब स्टेट लाइफ वालों से हम मुलाकात करते हैं या उनके पास काम के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि अपने जानने वाले कोई ऐसे 10, 15, 20 लोगों के नाम लिख के दे कि जिन्हें आप समझते हैं कि आप उनको कहेंगे और वो कर लेंगे। सेम बिजनेस के अंदर भी यही रूल होना चाहिए मुझे भाई। आपके पास 10-12 लोग ऐसे 10-12 लोग जानने वाले हों। यही तो बेसिकली बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च जो होती है वो यही होती है। ठीक है, कि आप देखें जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द, आपके करीब, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कितने लोग आपसे ले लेंगे। ठीक है, और कितने लोगों को आप कर सकेंगे, एक चीज। दूसरी, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे पहले उस चीज के अंदर कंपटीशन कितना है। अगर पहले ही 20 लोग बना रहे हैं, 21 में आप शामिल हो रहे हैं और आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस इस तरीके से रन नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि जो बिजनेस है ना वो पैसे से किया जाता है। बेसिकली बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस होता है आइडियाज से, आपकी आइटम से, आपकी क्लिक करने से। अच्छा, खैर, ये तो आप की जो गुफ्तगू है बड़ी हौसला अफजा है लोगों के लिए कि बिजनेस पैसे से नहीं होता, वरना हर आदमी कंस्टेंट ही यही गिनाता है कि पैसे नहीं है, बिजनेस कैसे करूं। बिजनेस तो पैसे के लिए, पैसे के बगैर तो मुमकिन नहीं है बिजनेस। अच्छा सजाद साहब, ये बताइएगा कि आप आपने अपना डिस्प्ले सेंटर तो नहीं बनाया, लेकिन ये है कि यहाँ पर मुल्तान में छोटी छोटी जगहें ऐसी मौजूद हैं जो डिस्प्ले सेंटर का काम दे रही हैं। जैसे ब्लू पटरी का काम हो रहा है तो उसका एक डिस्प्ले सेंटर है। ऐसे एक वो छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है जिसको अजायब खाना हम कहते हैं, किले कोना कासिम बाग पर, वहाँ भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और बिकती भी हैं। इसी तरह हुकूमत जो है, हुकूमत पंजाब मुल्तान में एक अजायब घर बाज़ाब्ता भी बनाने जा रही है, और इसी तरह क्राफ्ट बाज़ार भी मौजूद है मुल्तान में। तो कभी आपने ये सोचा कि मैं अपना ये सामान, जो ये छोटी छोटी जगह यहाँ पर उठा के लेके जाऊँ, और कम से कम आप अपनी इन पर आपका लेबल लगा हो या इनके साथ आपका टैग लगा हो जिसमें पता हो कि फलां कंपनी बना रही है? कभी ख्याल आया है? नहीं, ख्याल तो आया, बनाया भी था। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एक फल उठा लें, अगर मैं इस पर अगर अपना स्टिकर लगाऊंगा, अगर मैं किसी दुकानदार को दे रहा हूँ, जूस वाले को देने के लिए, तो वो तो सबसे पहले वो उसको उतारेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो उसमें लेकिन ये है कि अब तो वो जो ओरिजिनल हैं किनू या ओरिजिनल फ्रूट, उनके ऊपर भी लगा होता है। तो ये आजकल दौर मार्केटिंग का आ गया ना जी। मैं ये आपसे सवाल के साथ साथ ये भी आइडिया भी था कि आप यहाँ पर जो छोटी छोटी डिस्प्ले की जगह हैं जो बनी हुई हैं, जिसमें सरकारी भी हैं कुछ, तो आप वहाँ तक रजू ज़रूर करें और उनको बताएं ज़रूर कि ये मेरी चीज़ें हैं, आप इसको रख लें, अगर रिस्पांस आएगा तो। क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये कि हर 2 या 3 महीने बाद ना एग्जीबिशंस भी होती हैं। हाँ। उन एग्जीबिशन के भी अंदर आए, एक चीज़। दूसरा, आपने कहा ना स्टिकर उतारने वाला, जब तक आप खुद डिस्प्ले करेंगे, रखेंगे, उस वक्त तक स्टिकर नहीं उतरेगा। स्टिकर उस वक्त उतरेगा जब मैं आपकी चीज़ को परचेज कर लूँगा और मैं घर लेके जाऊँगा, मैं उसे उतार लूँगा। ये अमजद साहब जो आइडिया दे रहे हैं, ये बेसिकली आपकी ही मार्केटिंग है, आपका ही उसके ऊपर नंबर होगा। कई लोग ऐसे होंगे, मैं चीज़ डिस्प्ले में देख ली,
लेकिन मैं नंबर आपका याद कर लिया, मैं आके आपको कॉल कर लेता हूँ। सर ये आपने जो बातें की ये बाकी लोगों के लिए भी इसमें तरगीब थी, और वो भी अगर जानना चाहेंगे, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो आपसे रब्ता करें। हमने भाई मेरा यूट्यूब चैनल भी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, मजीद इस पर बात करते मज़ा आ रहा था। आप दोनों हजरात से बात करके हमने बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कस की हैं, एक दूसरे से सीखा। नाज़रीन आपने भी इंजॉय किया होगा कि ये फ्रूट दिल कर रहा था कि इनमें से कोई चीज़ उठा के खाई जाए, लेकिन वो पहलू भी सामने था कि अगर उठा के कोशिश की गई तो क्या नतीजा निकलेगा। कल तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।